चलिए। तो हम लोग क्या देख रहे थे? 41 देख लिए थे ना, 42 देखना था, है ना। अनुच्छेद 42 देखना था, 41 तक देख लिए थे। ठीक है, चलिए। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। कर ले, ठीक है। तोरे सब करे पड़तो, है ना। चलिए, आर्टिकल 36 क्या है जी? हाँ, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल होगा? जिनसे पूछेंगे वही उन्हीं को बताना है ना। ये कलेक्टिव कमेंट्री नहीं करना है, और हम पकड़ाता नहीं है मैटर, है ना। हाँ, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, ठीक है। 37 क्या है जी? आर्टिकल 37 क्या कहता है? अभी नीचे बात देखे से ना हो तो, हाँ? घर में देखना पड़ता है ना। घर में नहीं देखोगे, यहाँ देखोगे तो मैटर होगा जी। बताओ, है? जितना देख लो उतना बोल लो, पूरा बोले पड़ता ना। बैठ जाओ, नहीं याद है क्या जी? बताओ, 37 क्या कहता है? हाँ हाँ, क्या? हाँ, इंफॉर्मेशन। और इसमें एक और लाइन है, नैतिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, मन नैतिक रूप से बाध्यकारी है, ठीक है। बैठ जाइए, ठीक है। अब बताइएगा। हाँ, आपको, हाँ बताइएगा, आर्टिकल 38 क्या कहता है? हम्म राज्य कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य, राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाएगा, है ना। अच्छा, लोक कल्याणकारी राज्य आप बताएंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य। हेलो, अभी इतना पढ़े से कोई हो तो है? कोई नहीं तो मतलब है ना, मना कर रहे हैं। ये घर ना पढ़ना है, हैं? हाँ, बताइए, अभी बताइए कि लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए किस प्रकार के न्याय की आवश्यकता होती है? कौन कौन सी? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है। अब बताइएगा, आर्टिकल 39 क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन, किसके लिए? तो पूरा बात ना बताना है, बट जी, ठीक है। 39A क्या है जी? हाँ, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, बैठ जाइए। आर्टिकल 40 क्या है? ग्राम पंचायत, ठीक है। 41 क्या है जी? नहीं, पीछे। सरकारी सहायता, हाँ। थोड़ा ऐसा बोलना है कि हम भी सुन लें, है ना। हाँ। हम्म 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 दिव्यांगता के लिए, ठीक, बैठ जाइए। हाँ, आप बताइए, 42। है 42, हाँ। हम्म चलिए, आइए। जिन लोग बच गए वो कल के लिए रेडी रहेंगे, है ना। चलिए, बच गए मतलब जिनसे नहीं पूछा है, तो अभी से अगला बार वाला में वो लोग राडार में रहेंगे। मैंने प्रयास करना है कि देखिए, हाँ, मेन मैटर याद नहीं पड़ा हमको। फंडामेंटल तो पूरा कहीं से पूछ सकते हैं जी। फंडामेंटल राइट एकदम जुबान पर याद रहना चाहिए, ध्यान रखेंगे। 12 से लेकर के 35 तक में कहीं से कुछ हुआ, खाली फंडामेंटल नहीं, पहले अवेयर कर देते हैं। पिछवा से कुछ पूछ सकते हैं, है ना। माने आर्टिकल 3 भी पूछ सकते हैं, 4 भी, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब कि पीछे जितने आर्टिकल्स हो गए हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कि आप उसको
याद कर ले, एक आध दो बार रिवीजन करेंगे याद हो जाएगा, और याद रहेगा तो बहुत फायदा होगा इसका, है ना। इसलिए प्रयास करें कि आर्टिकल अभी तक जितना हो गया है, क्योंकि अभी तक का जितना आर्टिकल आगे चलेगा ना वो सब आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। उसमें उसमें और भी 5-6 तरह की चीजें थी, जिसमें से ये सबसे प्रोमिनेंट है। सबका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक हम वेलफेयर सोशल स्टेट बनाने का काम करेंगे, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। तो आइए आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42। हाँ जी, आपका वोटिंग करना अधिकार है ना। कोई आपको हम्म हाँ, टीवी पे एड्स में लोग कहते हैं कि ये आपका कर्तव्य है, अपने कर्तव्य को पूरा करें, लेकिन ये आपका अधिकार है ना। आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, अभिव्यक्ति की आजादी। तो अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आप अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं। हाँ नया नहीं, बट जी नया नहीं कुछ जुड़ा गया है उसमें, बस हुआ मतलब वही उसी समय की बात है, नेहरू जी वाली ही बात है, जब उन्होंने पहली बार जो फंडामेंटल राइट पर डीपीएसपी को वरीयता दी थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि लोकहित में अगर कोई आपका स्थिति होगा तो आपका जो संसाधन है, जो आपका जमीन है, उसको लिया जा सकता है लोकहित में। उस समय हालांकि 44 अमेंडमेंट हुआ नहीं था। जब 44 अमेंडमेंट हो गया पूरी तरह से मुरारी देसाई सरकार में, तो वहां पर यह निश्चित कर दिया गया 44 अमेंडमेंट के द्वारा कि अब प्रॉपर्टी आपका जो है, मतलब जो जमीन है वो आपका हो गया विधिक अधिकार, लीगल राइट। तो लीगल राइट के अंतर्गत आपको जो है सो ले लिया जाएगा। हालांकि 39B के अंतर्गत जो बात यहां पे होती है वो यही होता है कि डीपीएसपी पब्लिक वेलफेयर के लिए है। तो पब्लिक वेलफेयर में अगर फंडामेंटल राइट के कुछ आयाम संशोधित हो जाएं, उनको कम करने की आवश्यकता पड़े, तो वो हो सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम स्टेट का ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर बनना, लोक कल्याणकारी बनना। तो लोक कल्याणकारी बनने के उद्देश्य से इसके तरह के अमेंडमेंट्स वहां पे हो सकते हैं। उन्हीं चीज को वहां पर जो है बेसिकली बताया गया है, ठीक है। आइए आर्टिकल 42 देखिए। आर्टिकल 42 क्या कहता है, लिखेंगे द स्टेट शैल मेक प्रोविजन, द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग just and human condition, just and human condition of work and for maternity relief, of work and for maternity relief, ठीक है। काम की राज्य, इसलिए लिखेंगे कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि, या राज्य प्रावधान करता है कि, राज्य सुनिश्चित करेगा कि या प्रावधान करता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान करेगा। मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध करेगा, ठीक है। प्रबंध या उपबंध कुछ भी लिख सकते हैं। क्या प्रसूति सहायता, चल भाई देख लो तू सब। एक इसमें 3 वर्ड है, एक काम की न्याय संगत, है ना, और दूसरा है मानवोचित दशा।
मानवोचित दशा, इक्विटेबल कंडीशन, मानवोचित दशा, और है प्रसूति सहायता, मैटरनिटी एड। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स यहां पर मुख्य तौर पे मेंशन किया गया है आर्टिकल 42 में, जो कहता है कि आप जो है सो काम की न्याय संगत, मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, ये कौन करेगा? स्टेट करेगा। राज्य का यह कर्तव्य है कि वो ये चीज जो है सो देगा। इसका मतलब समझिए अब कि काम की न्याय संगत, तो मतलब कि आपसे वही काम कराया जाएगा, राज्य से ही काम कराएगा जो न्याय संगत हो, जो सही काम हो। ऐसा नहीं है कि राज्य ही आपसे कोई इलीगल काम, कोई अवैध काम कराना स्टार्ट कर दे, है ना। तो राज्य आपसे कोई अवैध इलीगल काम नहीं कराएगा, बल्कि राज्य आपसे ऐसा काम कराएगा जो न्याय संगत हो। ठीक है, तो एक तो काम की न्याय संगत स्थिति होगी आपकी। दूसरा मानवोचित दशा, जिसको कि आप करने में सक्षम हो, मतलब हेल्दी मेंटल कंडीशन। ऐसे मान लीजिए किसी को बीमार हो गया है, तब बीमार आदमी काम पर जा पाएगा? काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बीमार आदमी काम कर ही नहीं पाएगा, है ना। हाँ, तो वो अब जिस स्थिति में वो उसका मेंटल कंडीशन ठीक हो, वो स्वस्थ फील करता हो, तभी वो काम कर सकता है। तो इसलिए मानवोचित दशा मतलब कि मानव के लिए उचित स्थिति हो, जब वो काम करने की स्थिति में हो तभी उससे काम लिया जाए। ऐसा नहीं कि अगर वो काम करने की स्थिति में नहीं है, उसका हेल्थ सही नहीं है ना, और ऐसे में आप उससे लगातार अगर काम करा रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, तो उसको जो है सो यहां पे कहा गया है। तो काम की न्याय संगत, मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता है मैटरनिटी एड। ठीक है, तो मैटरनिटी एड जो है ये प्रसूति सहायता, मतलब कि जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, है ना, तो उनको छुट्टी देती है गवर्नमेंट। ठीक है, वर्तमान में यह गवर्नमेंट जो है वो प्रेगनेंसी के लिए 1 साल का है ना, जिसमें 6 महीना बिफोर है और 6 महीना आफ्टर है, यानी टोटल 1 साल का है। ऊपर से अब मिलने लगा है 1 साल और बच्चा को पालने के लिए, यानी कि टोटल 2 साल का छुट्टी है। ठीक है, तो ये अब पहले यहां देखिए, आप देखते होंगे कि जब आप कहीं किसी कंपनी में कहीं काम कर रहे हैं तो एक तो काम आपसे सही कराया जाएगा। मानवोचित दशा यानी आपकी तबीयत ठीक हो, काम करने की स्थिति में हो। देखते हैं अगर आपकी तबीयत बिगड़ी हुई है, आप काम करने की स्थिति में नहीं है, तो इसके लिए सिक लीव का प्रोविजन है ना। आप सिक लीव ले सकते हैं, आप बता सकते हैं अपनी कंपनी को, सरकार को, सिस्टम को कि भाई मैं बीमार चल रहा हूं या मेरी तबीयत खराब है, तो सिक लीव भी जो है सो आपको ऑफर हो जाता है, सिक लीव आपको मिल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और फिर प्रसूति सहायता, तो इसमें जो महिलाएं हैं तो उनको ये मिलता है, लेकिन ध्यान रहे कि यह जो 2 साल की छुट्टी आपकी जो टोटल ग्रांट होगी, ये केवल 2 बच्चों पे ही होगी, है ना। पहले 2 बच्चे जो होंगे उन्हीं पर ये छुट्टी अलाउ की जाएगी, है ना, और इस छुट्टी का 1 भी रुपया कटता नहीं है जी, है ना, सारा का सारा पैसा मिल जाता है। तो ये तो है ही वेलफेयर स्टेट, है ना, लोक कल्याणकारी राज्य, तो इस तरह का ये है। अब तो ये केवल 2 ही बच्चों पर जी, है ना, तो ये एकदम ठीक बात है। नहीं तो अब मान लीजिए कि कितना आदमी सब, तो बाप रे बाप, है कि नहीं, मालूम चला कि हमेशा घर ही पर रहेगा, वेतन लेते रहेगा, है कि नहीं। अब मान लीजिए कि किसी को 10 गो बच्चा हो गया, बाप रे 20 साल तो मैटर हो गया जी, हो गया नहीं, हो गया है, और इतना रिटायरमेंट ले लेगा, ठीक है नहीं। अरे मान लीजिए 25-30 के अप्रॉक्स में आदमी ज्वाइन करता है सर्विस, है ना, तो रिटायरमेंट केस तक तो उसका छुट्टी होता रह जाएगा। तो सरकार तेज है, सरकार कहती है कि भाई देखो हम बुझते हैं सब आदमी सब कोई कैसा है ना, इसलिए कहती है सरकार की 2 ही बच्चा पर देंगे, इससे ज्यादा पर नहीं देंगे। इसका एक हाँ पहला 2 बच्चा जो होगा ना, ये नहीं कि हमको ई वाला मत दीजिए, आखिरी वाला मत दीजिएगा, ये ऑफर थोड़ी चल रहा है ना, तो ई वाला नहीं है। अब देखिए इसमें छुट्टी बहुत जरूरी चीज है जी, है ना, इसमें छुट्टी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर इसमें छुट्टी नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि जो मैटरनिटी एड है, अगर मान लीजिए कि आपको कहा जाए, हम मतलब जो पुरुष है ना,
पुरुष जनरली आपको दिखता है कि वो फिजिकली पावरफुल है ना, शारीरिक जो बनावट है उसके हिसाब से फिजिकल पावरफुल पुरुष थोड़ा लगता है। लेकिन आप देखेंगे कि पुरुष के पास फिजिकल पावर जरूर है, लेकिन वो मेंटल पावर और इंटरनल पावर उसके पास ज्यादा नहीं होता है। इंटरनल पावर महिलाओं के पास ज्यादा होता है जी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यदि कोई एक सभ्यता विकसित करने का क्षमता रखता है तो कितना पावर होगा उसके पास, जो एक सिविलाइजेशन दे सकता है। और अभी भी आप देखेंगे कि हमारे सनातन के अंदर में तो कि जब भी शक्ति की बात होती है तो माता दुर्गा की आराधना होती है ना। जब शक्ति मांगना चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए तो किसका आराधना करता है, माता दुर्गा का, है ना, कि भाई हमको शक्ति चाहिए, हमको पावर चाहिए, है ना, तो पावर के लिए उन्हीं का पूजा किया जाता है। तो एंड ऑफ द टाइम जो है वो सोर्स ऑफ पावर क्या है, मदर है। अब आप ये समझिए कि अगर मार्केट से कहा जाए कि मतलब अगर कोई डिस्टेंस पे स्टेशन से ही इनकम टैक्स पे आपको पैदल लेके आना हो, 2 kg का कोई थैला हाथ में धरा दे है गर्मी में, आप कहा कितने लेके चलो तो हालत खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब मां को देखिए कि लगभग 2-2.5 kg हर बच्चा जब जन्म लेता है तो इसके एक बॉक्स में रहता ही है ना, 3.5 kg का हो जाता है। हाँ, तो अब समझिए कि उतना वो कैरी ऑन करती है, अब बिना किसी आपत्ति के, है ना, बिना किसी आपत्ति के उसको वो एंजॉय करती है, उसको अपने लिए मतलब मानती है कि भाई ये तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा चीज है, अपॉर्चुनिटी मानती है ना। तो ये सिर्फ मां ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता दुनिया में, कि अपना पेन, अपना दर्द, अपना सब कुछ बर्दाश्त करके किसी को धरती पे लाती है और उसको वो एंजॉय भी करती है ना। उसके लिए उस पेन का कोई मतलब नहीं है जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सेंटर ऑफ एनर्जी कौन है, मां है ना। पूरा का पूरा पावर का केंद्र उनके पास नहीं थे। समाज में जो दिखता है कि पुरुष बहुत बलवान है, फाइटर है, तो असली पावर बॉडी में नहीं होता है, असली पावर इंटरनल होता है कि आपका इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने इस बात को समझा कि यार कब तक केवल इमोशनल छलते रहेंगे, कभी तो अधिकार दे दे, है ना, कि ऐसी स्थिति में भी लोग काम करते हैं, ड्यूटी पे जाएंगे तो हो सकता है कि उनका बॉडी पर निगेटिव इंपैक्ट पड़े, या फिर जो बच्चा अंदर में पल रहा है उसके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़े। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको छुट्टी अलाउ कर देते हैं कि भाई आप इतने समय तक छुट्टी में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ताकि वो ठीक तरीके से अपना ख्याल रख सके, अपने आप को कैरियर कर सके। यही प्रसूति की स्थिति में शाहजहां की पत्नी मुमताज मर गई थी, है ना, प्रसव पीड़ा, है ना, कि मुमताज क्यों मर गई थी, तो मुमताज प्रसव पीड़ा के कारण मर गई थी। आज जब मुमताज मर रही थी, शाहजहां बोला कि तुम्हारे याद में कुछ बनवाना चाहते हैं। पगला, इतने प्रेम था तो जीवित ही तब बनवा देता कुछ, है कि नहीं। कुछ कुछ तो ऐसा मैंने पगला सब कहता है इट्स अ सिंबल ऑफ लव। क्या ताजमहल, अरे पगला, इट्स ओनली अ टॉम्ब नॉट सिंबल ऑफ लव, है ना। वो क्या है, मुमताज का कब्रगाह है, वो सिंबल ऑफ लव कैसे हो गया जी। सिंबल ऑफ लव हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब एगो उत्तर प्रदेश में एगो शमशान घाट बनवाए थे योगी जी, और उत्तर प्रदेश के सांसद रवि किशन को भाषण देने का मौका दे दिया गया। ये पगला आदमी ये भाषण देने गया ना, तब कहीं क्या बोले भाई, तो बोल दिया कि इतना बढ़िया घाट बनवा दिए हैं कि यहां जलने वाले आदमी को आनंद आ जाएगा। अरे मेरे भाई, मैंने जलने वाले आदमी मरा हुआ, उसको क्या आनंद आएगा जी। उसके बाद कहते कि आप सब लोग यहां आइए और जल के देखिए। अरे यार, कुछ भी मतलब, बाद में जो जोगी जी पीछे बैठे थे हंस रहे हैं कि पगला क्या बोल रहा है, बाद में उनको समझ आया हम तो गलत बोल गए, है ना। तो अब आप शमशान घाट कितना भी बेहतर बना दीजिए, थोड़ी ना कोई कपल शाम को जाकर के वहां पे चाय पियेंगे,
वो जो चाय पीने जा रहा है फिर समझिए उसका मैटर गड़बड़ है जी। है अब मान लीजिए कि कोई शमशान में जाकर के चाय पी रहा करे, चलो शमशान घूम के आते हैं, मतलब उसका दिमाग खराब हो गया है, नहीं तो वैराग्य आ गया है मन में। अब वैराग्य जब आ जाएगा तो अकेले जाएगा, किसी को लेकर नहीं जाएगा, है कि नहीं। जो जिसके मन में वैराग्य का भाव रहेगा वो अकेले जाएगा वास्तविकता को देखने के लिए। तो इसे सब कहता है कि भाई इट्स अ सिंबल ऑफ लव, इट्स नेवर सिंबल ऑफ लव। अगर सिंबल ऑफ लव खोजना ही आपको, तो आपको आगरा जाने का जरूरत नहीं है, बिहार में गया चल जाइए, माझी द माउंटेन मैन। एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी की मृत्यु का बदला लेने के लिए छेनी उठाता है और पूरे पहाड़ को तोड़ देता है और रास्ता बना देता है और कहता है कि मैंने इससे रिवेंज ले लिया, क्योंकि ये वो रीजन है जिसके वजह से मेरी जो फगुनिया थी उसका डेथ हो गया, है ना। फगुनिया भी यही प्रेगनेंसी पेन में थी, हाँ, उनकी पत्नी का नाम फगुनिया था, है ना। तो फगुनिया को भी यही दिक्कत था। तो नजदीकी तौर पर वहां पर क्या था कि सर्विस नहीं था, हॉस्पिटल का सर्विस, और हॉस्पिटल का सर्विस तक जाने के लिए जो सड़क था वो पहाड़ को घूम घूम के जाता था, तो बहुत दूर था, है ना। और वो पहाड़ कट जाए तो हॉस्पिटल एकदम सामने। तो उस आदमी ने क्या किया, वो त्याग समर्पण दिखलाया और लगातार उसको काटा और उसको अकेले बल पर, अकेले दम पर उस आदमी ने पूरा रास्ता बना दिया। दिस इज द सिंबल ऑफ लव, कि वो किस प्रकार से वो समर्पण है ना। कि आप अगर किसी के लिए आप कुछ करना ही चाहते हैं तो उसके लिए ऐसा करिए कि जो उसके एक पॉजिटिव संदेश जो है सो वो देना पाए। और ताजमहल के साथ एक और दिक्कत ये हुई कि उसको बनवाने के बाद लगभग 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए गए। तो इनके जो हाथ काट दिए गए, तो भाई ये क्या बात हुई, है ना। आपने रोजगार दिया, उनको पैसे मिले, उनका परिवार हंसी खुशी चलता, आपने मर्डर कर दिया उतनों का। तो अब इसको आप कैसे कह सकते कि इट्स द सिंबल ऑफ लव, इट्स द सिंबल ऑफ रिवेंज, है ना। तो कहने का मतलब है कि कुछ कुछ चीजें जो हैं वो इस तरह से प्रचारित हो जाती हैं क्योंकि उसके पीछे थॉट्स काम नहीं करता है। थॉट्स अगर ठीक से काम करे तो इस तरह की चीजें प्रचारित प्रसारित नहीं होंगी, है ना। कितना आदमी सब कितना के गिफ्ट कर देगा ताजमहल, कंसेप्ट में नहीं पूछता है, कंसेप्ट में पूछे तब ना समझ में आया है कि भाई क्या होता है। तो अब देखिए, तो ये तो यहां पे हो गया। अब इस स्थिति में अब पति को भी छुट्टी मिलता है जी, हस्बैंड को भी मिलेगा, है ना। खाली पत्नियों को नहीं मिलेगा, हस्बैंड को मिलेगा। मिलना जरूरी था ना, अब पति को बेचारा को नहीं मिलेगा, खाली पत्नी की छुट्टी। ये ठीक बात है कि पत्नी पेन में रहती है, पत्नी दर्द में रहती है, तो भाई पत्नी के साथ एक कोऑपरेटिव व्यक्ति चाहिए, है ना, जो उसके फैमिली वाला रहता है। लेकिन ये पति जो है, अगर इसका पत्नी के साथ सब मैटर ठीक ठाक है, दूसरा कोनो मैटर नहीं है, है ना, तो पत्नी पेन में रहेगी तो पति भी तो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। ये काम कर पाएगा जी? नहीं काम कर पाएगा, है ना। इसको भी तो हमेशा रहेगा कि प्रॉब्लम है, कभी क्या मेडिकल की आवश्यकता पड़ जाए, है ना, मेडिकल सर्विस देनी पड़ जाए, क्या पड़ा, तो ये कहीं भी काम करेगा तो ये भी क्या रहेगा, मानसिक दबाव में रहेगा, मेंटल प्रेशर में रहेगा। अब मेंटल प्रेशर तो मानवोचित दशा नहीं है, काम करने की स्थिति नहीं है। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि ऐसा करते हैं, पति को भी छुट्टी दे देते हैं। तो 15 दिन का, इसको ज्यादा दिन का नहीं, 15 दिन का 15 डेज का छुट्टी इसको भी अलाउ कर दिया जाता है, जिसमें से ये 7 दिन प्रेगनेंसी से पहले तक और 7 दिन उसके बाद तक अपने फैमिली के साथ रह सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये पुरुष को भी दिया गया है ताकि ये ठीक तरीके से उस समय अपने पार्टनर के साथ रह पाए, ताकि उसको एक मॉरल सपोर्ट कहें या एक मेंटल सपोर्ट कहें, वो आपको मिलता है ना। आप किसी भी दुख की घड़ी में हो, बहुत परेशान हो, लेकिन उस समय अगर कोई आपके पास हो जिस पे आप फेथ करते हो, बिलीव करते हो, तो वो दुख से निकलना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और आप आसानी से निकल जाते हैं, कोई ज्यादा समस्या नहीं होती है। तो इसलिए सरकार ने पति को भी दे दिया। लेकिन अब आजकल के पति तो बड़ी तेज होता है जी, पगला क्या कर देगा, देखेगा ना कि अब पत्नी के सब मैटर है, पहुंचा देगा घर है उसको, नहीं जाके पहुंचाएगा कहाँ, उसके घर है, बोले कि टेंशन नहीं। पगला टेंशन दिया तुम ही, करे टेंशन नहीं है, ले बहुत टेंशन ना है। तो भाई अगर इस तरह के सिचुएशन से कोई गुजर रहा है तो तुमको तो रहना पड़ेगा ना साथ में,
रहना चाहिए। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये बनती है, नैतिक कर्तव्य बनता है ना, कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है तो भेज दो किसी और के पास, जाओ भाई चल जाओ हमारे घर है। और माता पिता को वो सब ठगता है, ऐसे माता पिता को साथे नहीं रखेगा सब। आज जब देखेगा कि अब लगता है कि पत्नी का दिक्कत है, मम्मी तो बहुत याद आ रहा, और मम्मी बेचारी गांव में, तो मम्मी तो बुझती है कि हमारे बिना मैटर इसका होगा नहीं कंप्लीट, तो माँ है बेचारी, निस्वार्थ भाव है, वो तो आ ही जाएगी। जैसे सब कंप्लीट होना फिर माँ के जाकर पहुंचाएगा गांव में। रखना है तो माँ को भी हमेशा साथ रखो, जहां पत्नी रहती है वहां माँ को रखो, है ना, ताकि उसको ये अनुभव हो कि तुम काम की वजह से उसको याद नहीं कर रहे हो, बल्कि उसको हर वक्त हर समय याद कर रहे हो, ऑल द टाइम्स। तो पुरुष महिला को मिलता है, पुरुष को भी मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक और छुट्टी अब मिलने लगा है जी। क्या मिलने लगा है? तो मानवोचित दशा, तो मानवोचित दशा के स्तर पर गर्ल्स एंड विमेन्स को मेंसुरेशन साइकिल के लिए भी 4 दिन की छुट्टी अलॉट कर दी गई है इसी के तहत। लेकिन सामान्य तौर पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 2 दिन की छुट्टी अलाउ करते हैं, और ऐसा छुट्टी देने वाला देश का पहला राज्य केरला है, ध्यान रखेंगे। ये इसी के तहत मिलता है, आर्टिकल 42 के तहत। ठीक है, मानवोचित दशा। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे जैसे लोग अवेयर हुए, जैसे जैसे लोग का नॉलेज का स्तर बढ़ा है, लोग समझदार हुए, यानी कि आज क्या मानव को कहा जाता है होमो सेपियंस सेपियंस, हम उस प्रजाति में हैं। तो होमो सेपियंस सेपियंस का मतलब है महामानव। तो हम महामानव बन भी गए और मानव की तरह नहीं सोचे, तो फिर समझिए कि हमारा महामानव बनने का कोई खास मतलब नहीं है। तो इस स्थिति में भी महिलाएं जो हैं, वो लड़कियां जो हैं, वो काम करने की कंडीशन में नहीं रहती हैं। लेकिन फिर भी समाज की कुछ ऐसी कुत्सित परंपराएं रही हैं जिनमें एक तो इनको समाज से अलग थलग कर दिया जाता था, और साथ में मतलब एक अछूत वाला व्यवहार, अनटचेबल वाला बिहेव सोसाइटी के अंदर में। लेकिन जैसे जैसे लोग डेवलप हुए, जैसे जैसे चीजें ठीक हुई, तो इसमें रिफॉर्म आया, और रिफॉर्म के तहत कहा गया कि भाई अब इनको भी इस कंडीशन में छुट्टी हम अलाउ करेंगे, है ना। तो 4 दिन की छुट्टी दे पाना थोड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन 2 दिन लगभग लोग अलाउ करते हैं। बिहार सरकार भी 2 दिन अलाउ करती है ना, और इसका कोई पैसा वैसा डिडक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्या 4 दिन का प्रोविजन है, लेकिन कोई देता नहीं है, 2 दिन ही सामान्य तौर पे लोग देते हैं। ठीक है, लेकिन है कि 4 दिन देना चाहिए, लेकिन दो दिन। ठीक है, केरल भी 2 ही दिन। ठीक है, तो ये छुट्टी, और हाँ ये ध्यान रखना, केरल ऐसा पहला स्टेट है जो ये छुट्टी देने का काम किया था। ठीक है, तो वो इसी के तहत होता है मानवोचित दशा, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो काम की न्याय संगत मानवोचित दशा, प्रसूति सहायता, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ जी, क्या 10 दिन है? तो कहां दिख रहा 10 हो? हम बोल रहे ना 2 डेज, केवल 2 दिन। ठीक है, हाँ जी सर, बोलिए ना, बोलिए बोलिए, सोच के बोलिए। इसलिए 36 संविधान सभा ने पहले ही लिखवा दिया राज्य की परिभाषा, वहां भी कर दिया। तो जो कंप्लीट प्राइवेट है वो इसमें नहीं आएगा, लेकिन अगर सेमी है, सरकार पार्टिसिपेट कर रही है, तो आएगा इसमें, है ना। प्राइवेट इतना छुट्टी देने लगा तो अब बंद करके जाना पड़ेगा घरे अपना, है ना। ठीक है, देखिए प्राइवेट कंपनी का अपना है, अगर उसके पास प्रोडक्टिविटी इतना है कि वो दे सकते तो वो देगी, अगर उसके पास नहीं है तो नहीं भी दे सकती है, क्योंकि वो सरकार के द्वारा प्रबंधित या चलाया जा नहीं है। लेकिन अगर वो प्रॉफिट में चल रहा है, मान लीजिए ठीक ठाक कंडीशन में चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दे सकता है छुट्टी। लेकिन नहीं चल रहा है तो वो नहीं दे पाएगा, और उसमें आप क्लेम, मतलब आप डीपीएसपी को तो वैसे भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य तौर पे स्टेट की जो अथॉरिटीज है उनके लिए तो ये कंपलसरी है, क्योंकि कानून बन चुका है। तो जब कानून बन जाएगा तब तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन
ये आपने जो प्राइवेट संस्थान है वो उनकी इच्छा पर है, वो चाहे तो देना चाहिए, इथिकली इन्फोर्सेबल है, लेकिन अगर वो नहीं दे पाएंगे तो उसमें आप उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि ये हमको नहीं दे रहा है या कुछ भी, लेकिन उनको देना चाहिए, नैतिक रूप से बाध्यकारी है उनके ऊपर भी। अब वो अपने नैतिकता को कितना मानते हैं अलग बात है। कुछ लोग अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो जो नहीं करते हैं उनको पुलिस उठा के जेल में नहीं बंद करती है ना, लेकिन उनकी सामाजिक आलोचना होती है, सोशल क्रिटिसिज्म उनको झेलना पड़ता है। ठीक है, तो बताइए 42 में कोई दिक्कत? काम की न्याय संगत मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता, कोई दिक्कत ही ना? तीनों वर्ड समझ गए? 43 आइए, आर्टिकल 43। अब अनुच्छेद 43 क्या कहता है? निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी, ठीक है, वेज फॉर लिविंग, ठीक है, निर्वाह योग्य मजदूरी, ओके, निर्वाह योग्य मजदूरी मतलब कि इतना पैसा मिल जाए जिससे कि आपका जीवन चल जाए, ठीक है, तो निर्वाह योग्य मजदूरी। अब निर्वाह योग्य मजदूरी जो है लिविंग वेज, तो अब निर्वाह योग्य मजदूरी का मतलब क्या है? तो मतलब यह है कि जिस समय देश में आप देखते हैं कि हमेशा क्या होता है कि मिनिमम वेज निश्चित होता है जी, होता है ना, न्यूनतम वेतन, तो वो इसी के तहत निश्चित होता है, आर्टिकल 43 के तहत एक न्यूनतम वेतन, कि एक न्यूनतम वेतन तो सबको मिलना ही चाहिए, है ना, मतलब पर डे का एक न्यूनतम वेतन तय होता है कि इतना पैसा सबको मिलना चाहिए एक दिन का कम से कम। इससे क्या होगा कि उनको इतना पैसा जरूर मिल जाएगा जिससे उनका जीवन चल जाए। अब आप यहां पर देखिए कि निर्वाह योग्य मजदूरी की बात है ना, लिविंग वेज की बात है, तो अब देखिए कि कितना जबरदस्त तरीके से इसमें संविधान सभा ने प्रावधान किया निर्वाह योग्य मजदूरी। आप इससे पहले फंडामेंटल राइट पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 23 जो कहता है कि बेगारी नहीं कराइएगा आप, तो मूल अधिकार कहता है कि बेगारी नहीं करा सकते, नहीं कि फ्री में आप किसी से काम नहीं करा सकते जी, तो फ्री में काम नहीं करा सकते हैं, तो इसके लिए क्या है कि फ्री में आप काम नहीं करा सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप फ्री में किसी से काम करा लिए तो ये उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। लेकिन आप काम करा लिए, कहे कि सुनो ये लो 50 रुपए धरो जाओ, अब क्या हुआ, अब वो आदमी कहेगा कि यार आप जो 50 रुपए दिए ना ये ठीक मूल्य नहीं दिए हैं, आप ये हमको नहीं दिए, इससे तो हमारा परिवार चल ही नहीं सकता है। लेकिन अब क्या हुआ कि ये 50 रुपए दे दिया ना, तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, समझ रहे हैं? फ्री में नहीं कराई, कहे कि हम पैसा तो तुमको दिए रहे हैं, तो ये कहे कि नहीं आप हमको जो पैसा दे रहे ना उससे हमारा परिवार नहीं चलेगा, तो आ जाइए डीपीएसपी में, निर्वाह योग्य मजदूरी, एंड डीपीएसपी इज नॉट इम्पोर्सेबल इन कोर्ट। अब इसके आधार पे आप कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। तो तेज आदमी क्या करता है, कमा करा के पैसा कुछ दे देगा, लो भाई 600 काम किया ना, लो 300 धरो, 300 दे दिया, आप कहेगा 300 दे रहे हैं जबकि 600 लगता है, बोले कोई बात नहीं हमारे पास तो यह था, तो बोले इतना से परिवार नहीं चलेगा, तो अब क्या कर सकते हैं, मेरे पास भी यही है, 300 दे देगा। अब 300 दे दिया, 600 काम कराया, 300 दे दिया। अब इससे हुआ क्या कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं किया, अगर पैसा देवे नहीं करता ना तो मूल अधिकार का वायलेशन, क्योंकि कह रहा है कि बेगारी नहीं होगा, है ना, बधुआ मजदूरी नहीं होगा, तो मधुआ मजदूरी तो नहीं कराया, काम करा के पैसा दे दिया, लेकिन उतना पैसा नहीं दिया जिससे कि उसका परिवार चल जाए। और डीपीएस भी कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी मिनिमम वेज, है ना, कि इतना पैसा जरूर दीजिए जिससे कि सामने वाला का परिवार चल जाए, उसका परिवार चलने में कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हो, है ना। तो ये डीपीएसपी का है। हालांकि अब सरकार ने कानून बना दिया है और सरकार ये निश्चित करते रहती है समय समय पर कि एक न्यूनतम मजदूरी जो है वो सब लोगों को मिले, है ना। नहीं अब तो 500 के पास पहुंच गया है, ठीक है, कि न्यूनतम मजदूरी जो है सो मतलब एक आदमी को 450 500 के अप्रोक्स में, इसी अप्रोक्स में अभी सरकार रख रही है कि आपको मिलना चाहिए कम से कम। इसलिए आप देखते होंगे गांव में जो मिस्त्री सब भी, जो राज मिस्त्री सब होता है, वो सबका
कब हो गया पैसा 500 रुपया, 600 हो गया ना। जो जो ई करते हैं लोग, है ना, प्लास्टर करता है सब, है ना, उसका हो गया 600, आज जो ईंटों फेंकता है सब लेबर, है ना, इसका उससे 100-150 कम रहता है शायद, है ना। तो ये हो गया। तो मतलब कहने का है कि एक निर्वाह योग्य मजदूरी समय समय पर महंगाई को देखते हुए, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं हो सकता है ना, महंगाई जब बढ़ जाएगी तो कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, है ना, वो चेंज होता रहेगा। तो इसलिए समय समय पर सरकार उसको तय करती रहती है। तो ये कहता है डीपीएसपी कि अगर कोई कहीं पे काम कर रहा है तो उसको इतना पैसा कम से कम जरूर मिलना चाहिए जिससे कि उसका परिवार चल जाए। निर्वाह योग्य मजदूरी इसका नाम ही है, लिविंग वेज, है ना, इतना पैसा मिल जाए कि परिवार चल जाए। क्लियर है? दिक्कत क्या? हाँ, मनरेगा में सरकार इसमें रखती है कि भाई मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी देती है मनरेगा, है ना। मनरेगा जो है वो आपको रोजगार का गारंटी देता है कि हम आपको रोजगार देंगे, है ना, और रोजगार देकर उसमें वो पैसा भी उपलब्ध करने का काम करता है, जिससे कि माइग्रेशन, जो लोग माइग्रेट होकर के जाते हैं वो ना जाए। तो मनरेगा चूंकि सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम है तो वो भी इस बात का ध्यान रखता है कि न्यूनतम मजदूरी जो है वो हम कम से कम जरूर दे अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को, ताकि उनको अपने जीवन को संचालित करने में कोई दिक्कत या कोई समस्या ना हो। ठीक है? तो सरकार का कोई भी प्रोफेशन होता है, कोई भी ये वैकेंसी होती है, तो वो अपना न्यूनतम मजदूरी का ख्याल जरूर रखती है ना। तो उसमें आप देखते हैं कि कोई भी आप सरकारी नौकरी में जाते हैं तो पे स्केल पहले से आपको पता रहता है कि कितना के पे स्केल पे आप जा रहे हैं, है ना। आप 4400 पे जा रहे हैं, आप 4600 पे जा रहे हैं, आप 5200 पे जा रहे हैं, है ना। ये सब पहले से निश्चित होता है, जिससे आपको पता रहता है कि आपका पैसा आपको कितना मिलना है। तो सरकार इतना ध्यान रखती है कि हम किसी भी कर्मचारी को इतना कम पैसा ना दे कि उसका जीवन संकट में पड़ जाए, है ना। तो ये समय और टाइम के हिसाब से सरकारें जो है सो उसको अपडेट्स करते रहती है। ठीक है? तो ये 43 कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी। ठीक है? इसी में है आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A। इसमें लिखेंगे आर्टिकल 43A। तो 43A क्या है? तो ये कहता है कामगारों का प्रबंधन में भागीदारी, कामगारों का प्रबंधन में भागीदारी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ठीक है? कामगारों की प्रबंधन में भागीदारी, कामगारों की प्रबंधन में भागीदारी। ठीक है? तो अब कामगारों की, तो कामगार मतलब लेबर, वर्कर्स। आप देखते हैं कि जितना सारा कंपनी सब होता है उस सब कंपनी में भी वो लेबर यूनियन होता है ना। लेबर यूनियन, तो उसमें भी चुनाव होता है उस सबका कि लेबर यूनियन का लीडर कौन बनेगा। तो कंपनी में यदि कोई भी बदलाव करना हो तो कंपनी अपने लेबर्स को बिठाएगी, उनसे बातचीत करेगी, उनसे राय मशविरा करेगी कि भाई हम ये बदलाव करने जा रहे हैं, आप इसमें सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना। और लेबर जब सपोर्ट करेंगे तभी वो काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आप काम स्टार्ट करें, लेबर स्ट्राइक पर चल गया तो काम होगा आपका? नहीं होगा। इसलिए 43 कहता है कि राज्य कामगारों के प्रबंधन में भागीदारी, जब आप कोई नियम कानून बना रहे हैं तो उसमें कामगारों को भी पार्टिसिपेट करवाइए, उनसे भी उनका राय लीजिए, उनसे मशविरा कीजिए और उनसे पूछिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ना। उनसे राय विमर्श लेकर के बातचीत करके ही कुछ भी करना चाहिए। क्लियर है? समझ रहे? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है? कि काम प्रबंधन में कामगारों की प्रबंधन में भागीदारी। क्लियर है? इसमें इतना ही है कि भाई कोई भी अगर सिस्टम कहीं चल रहा है, हमारी संस्था ही चल रहा है, तो इसमें कोई बदलाव करना है तो बदलाव करने के लिए जो जितने लोग यहां पे काम कर रहे हैं उनके साथ भी तो बातचीत करनी पड़ेगी ना। अब मान लीजिए कि एक लेटर निकल जाए कि रात में, कल से रात को 12 बजे से क्लास होगी। अब बताइए, टीम ने अपना निकाल दिया नियम, अब ना कोई टीचर आएगा 12 बजे रात को, ना कोई विद्यार्थी आएगा, चला लीजिए काम, चलेगा? नहीं आएगा। तो आप जो लोग हैं जिनके साथ आपको काम करना है उनसे आप जब भी कोई नियम बनाइए तो उनको उसमें पार्टिसिपेट करवाइए, उनका राय मशविरा लीजिए,
है ना, और तब जाके इस चीज को करिए। अब देखिए, अब जितना सारा प्रावधान आप देख रहे हैं, क्या आपको देख के लग नहीं रहा कि देश वास्तव में वेलफेयर स्टेट की तरफ आगे बढ़ रहा है, लोक कल्याणकारी बन रहा है, जिसमें कि व्यक्ति के हर स्थिति का ध्यान रखने का कोशिश किया जा रहा है ना, कि उसको कोई दिक्कत या कोई समस्या ना हो और ठीक तरीके से वो अपना काम कर ले। क्लियर है? इसी में एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 43B, और 43B है सहकारी समितियों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी समितियों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, सहकारी समितियों की स्थापना। क्लियर है? सहकारी समिति। अब देखिए, तो अब तो सहकारी समिति वैसे फंडामेंटल राइट भी बन गया है जी, है ना। ये डीपीएस में तो था, मतलब कि पहले स्टेट का ड्यूटी था, लेकिन 2012 में ही इसको क्या कर दिया गया, इसको फंडामेंटल राइट के कैटेगरी में भी डाल दिया गया है। ये मूल अधिकार के अंतर्गत भी आता है ना, अब आने लगा है, पहले केवल डीपीएस में था। अब बहुत सारी चीजों को आप देखिएगा कि वो पहले डीपीएस भी था, लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट हो गया। यानी समय के साथ सरकार को लगा कि अब हमारे पास संसाधन आ गया है ना, तो हम उसको दे सकते हैं, तो उसको मूल अधिकार बना दो। कि नहीं मिलेगा तो जनता अगर चाहे तो आंदोलन करके कोर्ट में जाकर के वो राइट ले सकती है ना। तो सहकारी समिति, सहकारी जिस इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेटिव, जब एक दूसरे को सहयोग करके जो संस्था स्थापित हो, सामूहिक तौर पे निवेश करके, इन्वेस्टमेंट करके जब किसी संस्था को स्थापित किया जाता है किसी लोक कार्य के लिए, जनता के उत्थान के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, जो एक प्रकार से इनकम का भी सोर्स होता है ना। इसके तहत बहुत सारे एनजीओज भी आते हैं। ठीक है, तमाम जो छोटे लघु मध्यम उद्योग भी आते हैं वो इसके तहत स्टार्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा, कि लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया, इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट करके उसको बिल्ड कर दिया। जिसका आज के डेट में सबसे बड़ा, सबसे अच्छा एग्जांपल देखते हैं आप, सुधा मिल्क प्रोडक्ट, है ना। सुधा क्या है? सुधा कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और आज आप देखिए कि सुधा कितना आगे बढ़ गया, और सुधा के कदम पर चलते हुए और भी कितने सारे प्रोडक्ट्स आगे मार्केट के अंदर में, और सब कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोगों ने मिल करके अपने इन्वेस्टमेंट किया। सुधा प्रोडक्ट इतना आगे चल गया, इतना डिमांड बढ़ गया कि आज सरकार भी उसमें पार्टिसिपेंट है, सरकार भी उसमें एक पार्टनर है। तो ये देने से क्या फायदा है? ये देने से फायदा है कि आत्मनिर्भरता आएगी, सेल्फ डिपेंडेबिलिटी आएगी, लोग अपने से ही एक कुछ ना कुछ काम करना शुरू करेंगे। और अच्छी बात है कि जब करेंगे ना तो सरकार इसमें सहयोग भी करेगी, सरकार आपको फंड भी देगी, फंड एलोकेट करेगी सरकार कि आप करिए। अब देखते हैं गांव में अगर किसी को खटाल ही खोलना हो, है ना, जो गाय भैंस खरीद के लोग रखता है, तो उसके लिए भी सरकार पैसा देती है। पशुपालन के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए सरकार पैसा देती है ना। अगर आप कुछ कोई भी लघु तरह का काम, कोई उद्योग धंधा करना शुरू करना चाह रहे हैं गांव में, तो सरकार आपको पैसा देती है ना। अब मिनिमम आपको उस पर वो ब्याज लेती है, जिससे कि लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट करके अपना काम जो है सो करे और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए, साथ में उससे अर्निंग भी करे। तो इस मोटिव पर्पस के द्वारा जो है ये भी चीज जो है सो प्रोवाइड कराया जाता है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, इसी में सेल्फ हेल्प ग्रुप भी, स्वयं सहायता समूह, है ना, बिल्कुल इसी में आएगा, 43B में आएगा, है ना। स्वयं सहायता समूह इसी के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, तो ये सब यहां पर इसके तहत यहां पर काम करते हैं। क्लियर है? ओके, तो हाँ 9वीं तो वही तो फंडामेंटल राइट हो गया ना, अब वही फंडामेंटल राइट हो गया। तो पीछे आपको लिखाया गया है, जब फीचर्स पढ़ा रहे थे संविधान की मुख्य विशेषता, उसमें लास्ट विशेषता यही था, सहकारी समिति। खोल के देखिएगा, वहां सारा अमेंडमेंट, प्रोविजंस, आर्टिकल्स, सारी चीजें लिखाई गई हैं। ठीक है, तो कि अब ये क्या हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, लेकिन डीपीएस में भी इसका स्थान है। ठीक है, तो 43, 43A, 43B में कोई दिक्कत है ना। अब आइए, अब एक महत्वपूर्ण आर्टिकल पे चलते हैं, आर्टिकल 44, जो कि मेंस के अकॉर्डिंग, कहां चल गए थे इतना दिन से? नहीं थे, यहीं पे थे, छपरा चल गए थे। छपरा में कहां गए थे? हमारे जिला है छपरा जिला, घर बात कोना बात के डर बा, है ना। चलिए आइए,
देखिए तू गिर लो। तो इसको जो है सो ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए आर्टिकल 44 44, बहुत विवादित आर्टिकल है, बहुत विवाद हुआ है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस पे बने हैं, ढेर सारा क्वेश्चन, और अभी भी विवाद का विषय है कि लागू होगा कि नहीं होगा। हालांकि बीजेपी ने अपने फेस्टो में कहा कि हम लागू करेंगे इसको, है ना। तो जो जो उन्होंने किया था लगभग लगभग काम उन्होंने कर दिया। उनके मैनिफेस्टो में था 370 हटा देंगे, कश्मीर से हट गया। राम मंदिर बनवा देंगे, राम मंदिर बन गया। ट्रिपल तलाक खत्म करवा देंगे, ट्रिपल तलाक बहुत पहले खत्म हो गया। एक पेंडिंग बचा हुआ है काम, आर्टिकल 44। तो संभावना है कि 15 लाख मैनिफेस्टो में नहीं था, कहा था। हाँ, तो कहने में या लिखने में अंतर ना होता है ना। कहने में वो बोला जो हो सकता है, जो हो सकता है वो सब लिख देता है, आज जो नहीं हो तो को बोल देता है। अभी आपकी मर्जी है कि आप कौन समझते हैं, है ना। तो वो खाली बोला था चुनाव में, वो सब बोला 2-2 करोड़ देंगे, 1 करोड़ नहीं मिला, है ना, है ना। है नहीं, पब्लिक को फायदा, राम मंदिर में पब्लिक को फायदा नहीं होगा। हाँ हाँ, क्या हो रहा था। हाँ 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 हाँ, हाँ। कौन हिंदू था उसमें, कौन, नाम बताओ एक आध का। है, सुन लो, सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं, उसका बात सुन लेते हैं। नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो। हाँ, कौन कह रहा है कि नहीं थे। देखो जो लोग सुन, ये सब बात जो लोग कहते हैं ना, अब तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पढ़ रहे हो तो सुना हुआ बात पर नहीं बात करना है। कोई अगर ये बात कहे ना सुना सुनाई, तो उससे जब पढ़ रहे हो तो कहो कि आप हमको प्रूफ बताइए, आप हमको डेटा दीजिए। सिविल सर्विस का विद्यार्थी कुतर्क नहीं करता है, तर्क करता है ना। तो जिसने कहा वो बेवकूफ आदमी था, पहला बात। क्योंकि ट्रिपल तलाक का मैटर उठा 2014 में, और वो एक महिला थी जिसने कहा उसको जाकर समझाना। उसका नाम क्या था, वो उसका नाम था सायरा बानो, ठीक है। और इससे बहुत पहले 1985 में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, हमारा तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तब का बात है जी। उस समय साहबानो केस एक हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस वजह से महिलाओं का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। और साहबानो कोई हिंदू महिला नहीं थी, सायरा बानो कोई हिंदू महिला नहीं है, यही लोग कोर्ट में गया था, ठीक है। और इनका कहना यह था कि जब फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 पढ़े हो ना, नहीं आए हो तुम, फंडामेंटल राइट के बाद आए हो। 14 जो है ये कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि जब आपका 15 कह रहा है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, तो फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। हम इसी देश में रहते हैं, और ट्रिपल तलाक में, जो इस्लाम में तलाक का कितना प्रावधान है, कै गो है, कौन कौन, ये पता है ना। इसलिए कहते हैं कि किसी के कुछ बरकलाने में नहीं पड़ना है, खुद स्टडी करना है ना। इस्लाम में 3 तरह का है, तलाक बिद्दत, ठीक है, तलाक बिद्दत को ही कहते हैं ट्रिपल तलाक, ठीक है। और एक है तलाके हसन और एक है तलाके अहसन। तो तलाके हसन और तलाके अहसन में पुरुष और महिला दोनों को बराबर का अधिकार मिला हुआ है। अब तलाके बिद्दत में केवल पुरुष के पास अधिकार है, महिला के पास अधिकार नहीं है। तो महिलाओं ने कोर्ट में जाके कहा कि साहब ऐसा क्यों, हमारे पति अगर हमको कह दे कि 1 2 3 गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं कह दूं तो मुझे, तो वो तो नहीं जाएंगे। तो फिर आप कहते हैं कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो इसी देश में रहते हुए हमारे साथ क्यों भेदभाव हो रहा है। तब कुछ लोग जो ट्रिपल तलाक के समर्थक थे, उन्होंने कहा कि ये हमारा पर्सनल मैटर है,
तलाक विवाह ये पर्सनल मैटर होता है, तो पर्सनल मैटर को आप जो है कोर्ट में नहीं लेकर के जा सकते हैं और कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करे। इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केस लड़ रहा था सुप्रीम कोर्ट में। एक तरफ का पक्षकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, ठीक है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक तरफ से था तो वो अपना पक्ष रख रहा था। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यही कहना था कि ये विवाह तलाक का मैटर हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें कोर्ट क्यों आ रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई हमें आने का कोई शौक नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि सायरा बानो क्यों आई कोर्ट, हम तो ये पूछना चाहिए कि साहबानो क्यों आई कोर्ट। और सायरा बानो का नाम तो बहुत फेमस नाम है, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो पिटिशनर थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि साहब आप अगर ये 15 की दुहाई दे रही हैं तो मैं 25 की दुहाई देता हूं। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आप जिस धर्म को मन है मान लीजिए, उस धर्म में विश्वास कीजिए और उस धर्म के हिसाब से आचरण कीजिए, है ना, उस धर्म के हिसाब से आचरण करने का भी अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि जब हमको हमारे धर्म के हिसाब से आचरण करने का अधिकार आर्टिकल 25 देता है तो फिर हमारे ट्रिपल तलाक में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर महिलाओं ने कहा, महिलाओं के जो वकील थे उन्होंने कहा कि साहब 25 तो बहुत बाद में आता है ना, पहले 15 आता है, तो महत्व किसको दीजिएगा, 15 को कि 25 को, 15 को। फिर मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि साहब 25 तो बाद में आता है, पहले आर्टिकल 21 आता है, महत्व किसको दीजिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हमारा पति जब हमें बाहर निकाल देता है तो हमारे पास खाने को नहीं होता है साहब, हमारे पास पैसा नहीं होता है, हमारे बच्चे ऐसे घूमने लगते हैं साहब, फिर हम क्या करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिक्कत है तुम्हें। तब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी तर्कों को खारिज करते हुए, और एक बात तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐसी कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि कोर्ट ने कहा कि आप महिलाओं को अधिकार दे दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप बराबर कर दीजिए, आप ये कर दीजिए कि महिला भी दे सकती है, अब पुरुष भी दे सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि देखिए सब, हम नहीं दे सकते महिलाओं को। क्यों नहीं दे सकते। तुमने कहा कि हमें लगता है कि महिलाओं के पास निर्णय लेने की क्षमता पुरुषों से कम होती है, वो ज्यादा अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगी, इसलिए हम उनको नहीं देंगे। तो ये बात तो ठीक नहीं थी ना। कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह तर्क आपका वैध नहीं है, इसलिए हम ट्रिपल तलाक को इनवैलिड करते हैं। और कोर्ट ने कहा कि तलाके अहसन और हसन तो एकदम बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत तो आज भी चल रहा है, लेकिन ट्रिपल तलाक ये हो गया। और इसमें मोदी जी की कोई भूमिका नहीं है। उनकी भूमिका क्या है, तो कोर्ट ने जब ये फैसला सुना दिया तो उनको कहा कि आप जो है ना, एक कानून बना दीजिए कि जो लोग ट्रिपल तलाक की अवहेलना करेगा उसको हम क्या दंड देंगे। तो मोदी जी के को कहिए कि वो लकली हैं, चाहे उनको आता है क्रेडिट ले लेना, वो क्रेडिट ले लेते हैं, है ना। अब उनके टाइम में ये फैसला आया तो क्रेडिट उनको चला गया। राम मंदिर उनके टाइम में बना, क्रेडिट उनको चला गया। उनका 1 रुपया लगा है, उसमें 1 रुपया उनका नहीं लगा है। हाँ, 11 दिन का फास्टिंग रहे थे, बाकी पैसा तो 1 रुपया नहीं दिए हैं। जाकर के पूजा करके पूरा क्रेडिट लेके चला है कि हम ही कर दिए, जबकि वो तो कुछ नहीं किए। ये 90 के दशक से ही चल रहा था मैटर, कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सारा काम हुआ है। इनकी क्या भूमिका थी उसमें, लेकिन इनका अपना आदत है, इनको पता है कि कैसे हमको भुना लेना है अपने पक्ष में। आज देश का विपक्ष वैसे ही बेलगाम घूम रहा है, इसको पता नहीं कि उसको नहीं भुनाने देना चाहिए। जब इन्विटेशन जाता सब जाता और सब जाकर के बढ़िया से प्रसादी खाता है कि नहीं, खूब नाचते गाते आता, मोदी को क्रेडिट जाइबे नहीं करता, क्योंकि पूरी देश का विपक्ष गया है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सब विरोध करके क्या शो कर दिया कि एक ही आदमी का प्रोग्राम है। मतलब आपका एक गलत निर्णय ही आपको खराब बना देता है, आपको ये करने का जरूरत ही नहीं था, आपने क्रेडिट उनको पूरा दे दिया। और अगर आप चल जाते तो क्रेडिट उनको जाता ही नहीं, सब लोग मिलजुल करके कर रहे हैं काम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपना, उनको क्रेडिट लेने आता है तो अपना क्रेडिट वाले लिए। तो हो रहा है कि भाई उनके टाइम में उनके रीजन में, हालांकि उनके मैनिफेस्टो में ये था, वो लोग अपने मैनिफेस्टो में इन सब बातों को रखते थे। 370 को भी रखा था, 370 भी खत्म कर दिया। 370 हमने पीछे आपको बताया था कि 370 कैसे खत्म हुआ। एम लक्ष्मीकांत का पहला पुराना एडिशन पढ़िए तो पढ़ के दिमाग खराब, लगता था कि 370 तो कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये लोग आकर के उसको खत्म कर दिया, है ना। तो कहने का मतलब है कि वो इन्होंने अपने लॉजिक्स खोजे कि किस लॉजिक से हम किस तरह से कहां पे कैसे खत्म कर सकते हैं। इन्होंने लॉजिक खोज करके उसको खत्म कर दिए, उसको इन्होंने डिसॉल्व कर दिए।
क्लियर है, समझ रहे हैं? तो देखिए एक बात समझ लीजिए सब लोग कि आप हैं विद्यार्थी, है ना, और देखिए मैं किसी भी चीज को जब आपको बताता हूं तो मैं चाहता हूं कि पूरा उसका ऑपरेशन कर दूं ताकि आप निष्पक्षता से उस मैटर को समझ पाए, है ना, कि कहां पे क्या नहीं हुआ। कोई कुछ कह देगा उसके आधार पर हम कोई डिसीजन बना लेंगे, ये विद्यार्थी का काम नहीं है। अगर कोई कुछ कहेगा सुन लेंगे, सुनने के बाद हम खुद रिसर्च करेंगे कि ये सही है या ये गलत है। हम अगर सेटिस्फाइड हो गए खुद से, खुद के विचारों से, बिना किसी के विचारों में आए हुए, तो हम मानेंगे कि ये ठीक चीज है। ये नहीं कि हमारे मऊसा कह के वो बात गए, हमारे फूफा को बात हमरा से कहे, है ना, फूफा के बात में घुस घूम रहे। अब फूफा का अपने नहीं बुझाता ये सब बतिया, फूफा का तो जो सुने तो आपको कह दिए, आप फूफा लबत वाले के आप कहीं कह दिए, दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए कहीं कोई मैटर है तो उसको क्या करना पहले, और आजकल का सबसे अच्छा चीज क्या है, रिसोर्सेज हैं, आपको पुराना से पुराना न्यूज मिल जाएगा। आप डलेगा इस दिन का हमको टाइम्स ऑफ इंडिया चाहिए, इस दिन का हमको इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज चाहिए, इस दिन का हमको द हिंदू का न्यूज चाहिए, तुरंत मिल जाएगा आपको। आप खोलिए उसको, पढ़िए, समझिए, है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैटर क्या है ना। लेकिन आप किसी के कहे सुने पे चलेंगे तो हो सकता है कि वो खुद ही उतना ही बताएगा जितना कि वो जानता है, वो उससे ज्यादा आपको नहीं बता पाएगा। और पढ़ाई इसीलिए होता है ताकि आपके सामने का अंधकार मिट जाए, आपको क्लियर चीजें दिख जाए। तो इसी तरह से आर्टिकल 44 की बात हो रही है। आई लोग कह रहा है कि हम लोग 44 भी लागू कर देंगे। ये अभी लागू नहीं हुआ है जी, इसका नाम है समान नागरिक संहिता। अरे वो अभी बना करके पेंडिंग में धैले है सब, गोवा में लागू है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि एक देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। अब बताइए कि एक जैसा कानून है कि नहीं जी? नहीं है। कौन सा कानून नहीं है भाई एक जैसा? हाँ, लेकिन मर्डर कर दिया हिंदू चाहे मुस्लिम तो दंड तो दोनों को एक ही मिलता है। किस मैटर में नहीं है? गुड, ये बोलना है कि देश में क्रिमिनल कानून तो बराबर है लेकिन सिविल कानून बराबर नहीं है ना। तो यहां फिर आएगा ट्रिपल तलाक का मुद्दा। अब ये कहे समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि एक देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक जैसा ही कानून होना चाहिए। तो देखिए, अब जो कानून होता है एक्ट, तो एक्ट दो तरह का होता है। एक होता है आपराधिक कानून, और एक होता है दीवानी कानून। ठीक है, दीवानी समझते हैं ना, सिविल कितना समझ लेता है? दीवानी मतलब दीवानी में दीवानी, है ना, तो वो वाला दीवानी नहीं, दीवानी में दीवानी वाला दीवानी नहीं, इस सिविल मैटर का दीवानी, है ना। हालांकि अगर व्याख्या करके पहुंचेंगे तो मैटर में वहीं पहुंचेगा, क्योंकि विवाह हुआ तो इसी में ना आएगा, सिविल में आएगा। आइए हुआ क्रिमिनल, है ना। तो अब क्या है कि जो क्रिमिनल मैटर होता है, आपराधिक मामला, तो आपराधिक मामला का कानून पूरे देश में एक ही है। आईपीसीसी, सीआरपीसी, ये सब के लिए एक ही है। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो जो भारत में रह रहा है, सबके लिए एक है। मतलब आपराधिक कानून में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो दीवानी कानून है ना, सिविल एक्ट, इस सिविल एक्ट सबके लिए जो है सो अलग अलग है। दीवानी कानून सबके लिए अलग अलग है। अब इसमें हर धर्म का लोग का अपना निजी मैटर है ना। तो पहला बात तो ये समझिए कि अब तो ये मैटर किसका, ये मैटर सिविल हो गया,
समान नागरिक संहिता तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, तो नहीं कि दीवानी का मैटर हो गया, है ना, इंडिविजुअल मैटर हो गया, हर आदमी का अपना अपना। तो अब ये क्या है, इसमें सिविल एक्ट का बात हो रहा है कि सिविल एक्ट सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आइए कि सिविल में यानी कि दीवानी में कौन कौन सा मैटर आएगा, ये समझ लीजिए कि अगर ये होगा तो कौन कौन सा मैटर इसमें आएगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे विवाह, मैरिज, विवाह सिविल मैटर है। तलाक, यह भी सिविल मैटर है। ठीक है, तो विवाह है, तलाक है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी, यह भी सिविल मैटर है ना। गोद लेना, किसी को गोद लेना, गोद लेना मतलब क्या, एडप्टेशन, और दूसरा गोद लेना नहीं है ना, अगला गोद लेना मतलब ये नहीं कि भाई हम तो गोद लेंगे, अरे पगला, एक अलग कानून है बहुत सारा, ये सब मैटर नहीं। गोद लेना मतलब कि अनाथालय जाकर के किसी बच्चा का एडप्टेशन, दैट्स मीन्स गोद लेना। ठीक है, नहीं तो बाप ये मैटरों में तो सब पहुंच जी, तो जी नहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, तो विवाह, तलाक, संपत्ति, गोद लेना और उत्तराधिकार, सक्सेसरशिप, उत्तराधिकार। जिसमें संपत्ति का बंटवारा होता है कि हमारा बाद हमारा बच्चा उसके बच्चा, तो ये उत्तराधिकार। तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये मुख्यतः आपका हो गया सिविल मैटर। अब इसमें है क्या, तो इसमें है कि इस सब धर्म का अपना अपना है। अब आप देखिए तलाक इसमें कह दिए ना, तो यही अब यही जो कुछ लोग जो ये देख रहे थे, इस मैटर को मान रहे थे, उनका यही कहना था कि जब तलाक हमारा सिविल मैटर है तो इसमें कोर्ट कैसे आ गया, ये हम अपने हिसाब से लेके चलेंगे ना। यही उनकी आपत्ति थी, आपत्ति का आधार यही था, है ना। तो लेकिन कोर्ट कह दिया कि देखिए अब लोग आ गया तो लोग फंडामेंटल राइट का मुद्दा लेके आया। 44 लेके जाता लोग तो नहीं होता मैटर काम, तो लोग लेके चल गया क्या, 15 का मैटर लेके चल गया कि फंडामेंटल राइट का इशू बना दिया। 21 का मुद्दा रख दिया तो फंडामेंटल राइट का इशू हो गया। सीधे 44 के तहत जाता ना तो कोर्ट मन में नहीं करता, कोर्ट कहता कि नहीं हम कैसे कर सकते हैं, तो अभी तो सरकार चाहेगी तो इसको लागू करना तो सरकार लागू करे, चाहे जो मर्जी है ना। तो यहां पर इस तरह की स्थिति है। तो विवाह, तलाक, संपत्ति, गोद लेना, उत्तराधिकार, ठीक है, सक्सेसरशिप, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका निजी कानून है। माने हिंदुओं के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है, सब लोग का अपना अपना है। तो जैसे कि अब जैसे मुस्लिम वर्ग है तो उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो उनका जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके माध्यम से उनका ये सब चलता है। हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल है 1955 का, उनका चलता है। हिंदू कोड बिल में आपको बौद्ध, जैन, ये सिख, ये लोग इसमें आ जाते हैं हिंदू कोड बिल के अंदर में। ईसाई है, उनका अपना कानून है। तो सिविल मैटर सबका अपना अपना है। और ये देखिए इस संविधान में लिखा हुआ है जी, ये वो संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, ये वो संविधान जो राजेंद्र प्रसाद जिसमें थे, जो अध्यक्ष हुआ करते थे। ये अलग से एडिशनल नहीं किया, संविधान में लिखा हुआ है ना। ये वो संविधान सभा है जिसमें तमाम भारत के वरिष्ठ लोग बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए। तो इसके उद्देश्य पर तो आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं कि अगर देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए आपराधिक कानून अगर सेम है तो सिविल कानून भी सेम होना चाहिए। लेकिन सिविल कानून सब लोग सेम नहीं मानता है ना, आपराधिक वाला सेम मान लेता है। अब बाकी सिविल वाला में क्या मानता है कि हमारा जो धर्म में जो बात है ना वह हम मानेंगे। इस्लाम में अगर आप धर्म देख लीजिएगा ना जी, तो अपराध करने वालों को इस्लाम में बहुत सख्त सजा है, माने बहुत कठोर दंड है। चोरी कर लो तो हाथ काट दो, चोरी कर लिया ना तो इस्लाम कहता है हाथ काट दो। अरब और सब में सब कानून लागू है, इसलिए आप देखो वहां पे अपराध नहीं होता है। दुबई में क्यों कोई अपराध नहीं होता, क्यों सारी कंपनियां वहां पे बैठी हुई हैं, मुस्लिम कंट्री है लेकिन प्रबंधन जबरदस्त है उसका,
कोई हिम्मत नहीं है किसी का कोई क्राइम कर दे। रोड क्रॉस तो कोई कर ही नहीं सकता है बिना लाइन के, इतना बेहतरीन शासन प्रबंधन है, क्योंकि डर है, इस्लामिक कानून है वहां पर। एक भी गलती हुआ ना तो तुरंत चौराहा पर खड़ा होकर मारेगा, तो इस डर से कोई गलती नहीं करता है। आज जहां पर लुंज पुंज व्यवस्था है वहां कहीं कुछ करिए, कोई मैटर नहीं है ना। तो अब देखिए इस्लामिक कानून में मतलब अपराध के संबंध में बहुत गंभीर गंभीर दंड है, तो वो अगर कोई मान लेना तो समझिए कि मैटर खराब हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है इंडिया का आईपीसी सीआरपीसी, जो कहता है चोरी किया है तो ले आओ जज साहब के सामने, जज साहब देखेंगे, मन हुआ तो 6 महीना का सजा दे देंगे, साल भर का सजा दे देंगे, फिर ना तो बेल हो जाएगा। आपराधिक कानून मानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है जी, सिविल कानून मानने में दिक्कत है, क्योंकि सिविल कानून सबका अलग अलग है। ठीक है, तो अब ये यहां पे क्या कहा गया है समान नागरिक संहिता में कि सिविल कानून सबके लिए एक होना चाहिए, है ना। मतलब विवाह का नियम एक, तलाक एक जैसा, संपत्ति का बंटवारा एक जैसा, एडॉप्टेशन एक जैसा, उत्तराधिकार एक जैसा, है ना। देखिए एडॉप्टेशन में एक नियम है जी, चाहे कोई एडॉप्टेशन करे, कि एडॉप्ट करने वाला कोई आदमी अगर किसी को एडॉप्ट करने जा रहा है ना, तो जिसको वो एडॉप्ट करने जा रहा है उससे और जो एडॉप्ट कर रहा है उसके बीच कम से कम 25 वर्ष का एज गैप होना चाहिए, है ना, तभी वो एडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब कि वो बड़ा होना चाहिए इतना जिसको वो कर रहा है उसके, हाँ जिसको ले रहा है, तो जो मालिक मत है, मतलब कि जो एडॉप्ट करके जो अभिभावक बनेगा उससे, हाँ उसका पेरेंट का जो है गैप 25 ईयर होना चाहिए। अभी कहा रखा गया है, देखिए ये जरूरी है, ये नहीं रखेगा ना तो मैटर गड़बड़ा जाएगा। अब कितना आदमी सब है ना, वो पगला सबके ब्याह नहीं होता है ना, अब ब्याह नहीं हो रहा है, अब ब्याह को ब्याह नहीं करना चाहता क्या करेगा। तो मान लीजिए कि 18-20 साल का आदमी है, अब ब्याह नहीं हो रहा है, वो पगला चल जाएगा ना, थाले नहीं चल जाएगा, एक काम करो हम ना ये 15 वर्ष की जो बची है ना इसको हम गोद लेना चाहते हैं। अब पगला समझिए कैसे मिसयूज कर देगा, है ना। अब इसको गोद ले लेगा और घर लेगा, कहे कि हम शादी करेंगे, दिक्कत हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ना भाई ये सब करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। लिंगानुपात अपने गड़बड़ स्थिति में है भारत में, हालांकि अब ठीक हो रहा है, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है लिंगानुपात तो, लेकिन अब इसमें क्या होगा, अब जो सबका नहीं हो रहा है वो कहीं से उपाय उपाय करेगा, गोद दिया मैटर हुआ कि ब्याह कर लिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो कहा कि नहीं 25 साल का गैप होना चाहिए, 25 ईयर्स के का डिफरेंस होना चाहिए, तभी जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, है ना। तो अब बाकी सब देखेंगे तो अलग अलग है। अब है कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए, ये एक प्रश्न है। होना चाहिए, कितने लोग मानते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए जी, है होना चाहिए। अच्छा, कितने लोग मानते हैं नहीं होना चाहिए। तो अभी तुमको कुछ नहीं बुझाया, हाँ कितना 2-3 दिन का टाइम दे, है ना। बात सब यहाँ का बुझाया ना, हाँ हाँ नहीं तो अभी सुनिए ना, अब जो जो अभी सुनिए, अभी तो एक ही पक्ष ना आया। अब जितने लोग कह रहे हैं कि लागू होना चाहिए उनसे मेरा एक सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि लागू होना चाहिए बताना जी, ठीक ना, कह रहे हो कि लागू होना चाहिए, तो अगर ये लागू करना चाहिए तो फिर आर्टिकल 25 का क्या होगा। जो आर्टिकल 25 कहता है कि आप अपने धर्म को मानिए, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए और आप अपने धर्म के हिसाब से आचरण कीजिए, तो धर्म का आचरण है, ऐसा बोलोगे तो हम सुन ले ना, ये तो हम वैसे ही लाउड में बोलेंगे तो सुना पाएगा माइक। अरे माइक का संबंध इससे नहीं है,
ये देखो, ये माइक का संबंध नहीं, माइक का संबंध ऑनलाइन इससे कनेक्टेड है। ये वहां जा रहा है सीधे, यहाँ पे जो क्लास में हमारे चल रहा है ना, नहीं तो कहो तो दे माइक, हाँ पता चल जाएगा कि इसमें कितना पावर है। अभी यहाँ का ये यूज नहीं हो रहा है, क्या चेंज होगा फिर? हाँ, तो विवाह का नियम मान लीजिए जब एक हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कहा है लेकिन माना नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसलिए मान लेना चाहिए। तो कुछ कुछ तर्क भी है कि मतलब हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ना, संविधान ने कह दिया तो हो दिया, अपना कुछ है? हाँ जी सर। तो और ये जो डायलॉग है ना सर, ये जबरदस्त है भाई, बोलो। हाँ है भाई, रुक जा भाई। हाँ हाँ हम्म हाँ ठीक है। हम्म हाँ, इसलिए होना चाहिए। और कोई शोषण कर रहा है तो आप प्रशासन का इस्तेमाल करिए, ये इसको क्यों लागू करिएगा? आप एडमिनिस्ट्रेशन है ना आपके पास, अगर कागजात तो लोग दिखाएंगे, आप उस पर केस करिए। अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है उसके लिए उससे चक्कर में आप सारा मैटर वे गबड़ा दीजिएगा ना, सब लागू कर दीजिएगा। अब एक तरफ आपका 25 कहता है कि धार्मिक आचरण करने का आजादी देता है, 25 कह रहा है कि आप अपना प्रैक्टिस कीजिए अपने आचरण को, तो शादी विवाह तलाक की सब तो पर्सनल नियम ना है जी, तो अपना धर्म के हिसाब से ना हम करेंगे कि थोड़ा ना कानून के हिसाब से करेंगे। हाँ हम्म अच्छा, और कोई लागू होने चाहिए तो भाई क्यों लागू होना चाहिए? क्या बारात? नहीं बारात, नहीं बारात, बारात कोर्ट में नहीं होगा, लेकिन सब लोग का एक प्रकार से आप कहिए तो नियम एक जैसा हो जाएगा, व्यवस्था एक जैसी हो जाएगी। हाँ क्या है? हाँ हाँ है, बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। अब देखिए, अब समझिए, मैं आपको थोड़ा, हाँ 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 देखिए, बिल्कुल मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछा था आपसे कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबने कहा था कि सांस्कृतिक संस्कृति जो है वो नहीं बदलेगी। अब बिल्कुल कल्चर चेंज नहीं होगा किसी का भी, जिसका जो कल्चर है वो होगा। मतलब हिंदू परिवार में अगर कोई विवाह होगा तो वहां पर 7 फेरे अग्नि के लिए जाएंगे, 7 वचनों की बात होगी, है ना। पंडित जी बोलेंगे कि भाई अपना वचन बोलिए, उसमें कोई हेर फेर नहीं, है ना। धान का लवा लुटाया जाएगा, भाई जो है माथा में गाल काची कोची लपेट के घुमाता है वो सब घुमाएगा, उस हिंदू लोग में होता है ना, होगा। इस्लाम के अंदर में निकाह पढ़ा जाएगा, मौलवी साहब पूछेंगे कबूल है, कबूल है, कबूल है ना, ये होगा। मतलब जो प्रक्रिया से वहां पे पंडित जी पूछते हैं, 7 वचन देते हैं, है ना, कि पति का सब बात मानोगी, कहते हम मानेंगे। बाद में सब पतिये के मानना है, पति के बात मान। पहले का समय था जी, है ना, कि पहले का समय था कि पत्नी पति का बात मानती थी, है ना, जैसे कि हमारी माँ लोग घरों में, तो पिताजी आज भी भाई डिक्टेटरशिप के रूप में स्थापित रहते हैं ना। लेकिन अभी न्यू जनरेशन में आप देखिएगा तो पत्नी का अर्थ सब क्या बना दिया है, पति पर जो तनी, है ना, पति पर जो तनी, है ना, मैंने पति को जो एकदम ठीक ठाक कंट्रोल में ले ले है। पति है स्टेट मिनिस्टर, पत्नी है कैबिनेट मिनिस्टर, पावर सब उसके पास है ना। तो बाबा वहां तो करवा देते हैं 7 गो फेरा वचन दे करके, लेकिन सब वो छूट जाता है बाद में समय परिवेश परिस्थिति के अनुसार। तो देखिए हर जगह जो नियम जो प्रक्रिया है ना, यहां पर जो आपको लावा, धान का लावा लुटाया जाता है, इस्लाम के अंदर में छुहाड़ा लुटाया जाता है ना, छुहाड़ा की प्रक्रिया है।
तो वो होगा, वो नहीं बदलेगा जी, है ना। जो जहां पे जो उनकी जिसकी संस्कृति है, कल्चर है, वो किसी का चेंज नहीं होगा, और प्रैक्टिस कल्चर का पार्ट है। तो इसलिए 25 का वायलेशन उस स्तर पे नहीं होगा। लेकिन हां, अगर हम ये कंप्लीट कह दे कि होगा ही नहीं, ये भी ठीक बात नहीं है। थोड़े स्तर पे तो हम फंडामेंटल राइट वायलेट होगा ही होगा, क्योंकि हम इंटरमीन तो कर ही रहे हैं ना, सरकार हस्तक्षेप तो कर रही है। लेकिन अब व्यवस्था है कि ये जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पवित्र है। तो उद्देश्य जब पवित्र हो तो थोड़ा बहुत कमी बेसी होता है ना। अब जैसे कि संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन जब आम भूमिहीन लोग थे देश के अंदर, जिनके पास संपत्ति नहीं था, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था, उनको प्रॉपर्टी देने का काम किया गया, तो इसके लिए जमीन ली गई। तो कहने का मतलब है कि यदि इस व्यवस्था से सभी धर्म के लोग, वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो अन्य कोई भी रिलीजन के लोग हों, अगर इस व्यवस्था से एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और उनका एक्सप्लॉइटेशन होने से बचता है और देश में एक रूपता आती है, तो यह व्यवस्था ठीक है। लेकिन सरकार को यह चीज लागू, क्योंकि यह बहुत नाजुक चीज है, सरकार को यदि इसको लागू करना है तो सरकार को बहुत ही सावधानी से लागू करना चाहिए। सरकार अपनी मर्जी देश की जनता पर न थोपे। यह नहीं कि हमारी जो मर्जी हम वैसा कानून बना करके लागू कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि ठीक तरीके से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और कोई भी कानून तभी चलेगा जब जनता स्वीकार करेगी। तो आप आनंद फानन में इसको बना करके लागू कर दीजिएगा, यह ठीक बात नहीं होगी। इसको करने के लिए सरकार को आप सुझाव क्या दे सकते हैं कि सरकार अगर इसको लागू करे तो किस तरह लागू करे? पहले हर धर्म के जानकारों को अपने पास बुलाए। इस्लाम के जानकार को बुलाए, हिंदू धर्म के जानकार को बुलाए, क्रिश्चियनिटी के जानकार, सारे स्कॉलर्स को बुलाए। स्कॉलर्स की एक ग्रुप बनाए और उनसे कहे कि आप हमको एक रिकमेंडेशन दीजिए अपने धर्म के हिसाब से, जो आपके लोग मान ले। इस्लाम वाले इस्लाम के लिए रिकमेंड करें, हिंदू वाले हिंदू के लिए रिकमेंड करें, और उनको लेकर के तब सबको मिक्स करके एक प्रोविजन तैयार करें। प्रोविजन को लागू करने से पहले पब्लिक डोमेन में डाला जाए। इन्हें कि सीधे बना दिया और थोप दिया। आप बनाइए, आप पब्लिक डोमेन में लाइए, पब्लिक को देखिए कि ये सिविल मैटर है जी, ये आपराधिक कानून नहीं कि आप थोप दीजिएगा लोग मान लेगा। ये मनाने के लिए लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को पता होना चाहिए। और इसमें दिक्कत क्या है कि अगर इसमें थोड़ी भी दिक्कत हुई ना, तो जो भी ऑपोजिशन में होगा वो इतना भ्रम फैला देगा समाज में कि देश में बहुत दिक्कत हो जाएगा। सीए 2019 जब आया था तो देश की क्या स्थिति हुई थी? सरकार की गलती की वजह से हुआ। सरकार जब इस तरह का कोई भी कानून ला रही है और उस पर विवाद होने की संभावना है, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार उस कानून के बारे में सभी जानकारी जनता तक पहुंचाए। आपने जनता को कुछ बताया नहीं, आप सीधे कानून बना करके लागू करने की बात कर रहे हैं, तो जनता में तो अफरा तफरी मचेगी ना। और जो लोग सीए का विरोध कर रहे थे, बोले क्यों आए हो विरोध करने, तो भैया लेके आ गए हैं किस बात के लिए? तो प्याज का भाव बढ़ गया है। तख्ती लिए हुए सीए का और कह रहा है कि प्याज का भाव बढ़ गया है, मतलब उसको पता ही नहीं है कि सीए क्या है। तो यह सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार यदि कोई व्यवस्था लाने जा रही है तो सरकार अपने नागरिकों को उससे अवगत कराए, पूर्व अवगत कराए। और यह बहुत मतलब सेंसिटिव चीज है, इतना आसान नहीं है, इसी वजह से तो पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कहा कि इसको लागू कीजिए। अब यह बात यह भी ध्यान रखना है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि लागू कर दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट न कह रहा है और पहले से संविधान में निहित है, तो ये लोग भी कह रहे हैं। और तो आपको इसको लागू करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हां, इंटेंशन, इरादा सही होना चाहिए। इसको लागू करने के पीछे यह मोटिव नहीं होना चाहिए कि हम किसी को ज्यादा अधिकार दे देंगे, हम किसी को कम अधिकार दे देंगे, या हम किसी को दबा देंगे, हम किसी को बढ़ा देंगे। इसके पीछे का मोटिव और इंटेंशन यह होना चाहिए कि देश में रहने वाली सभी जनसंख्या के लिए हम एक जैसा एक प्रारूप देंगे, जिससे किसी को भी यह ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। ना ही देश के बहुसंख्यक को लगना चाहिए कि मेरे साथ कोई भेदभाव हुआ, और ना ही देश के अल्पसंख्यक को लगना चाहिए कि हमारी संख्या कम है, इस वजह से हमारे साथ सरकार ने अन्याय कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को देख करके, और जब आप पब्लिक डोमेन में डालेंगे, पब्लिक से रिकमेंडेशंस आएंगी
और उसके बाद ही आप एक फाइनल एक्ट बनाइए और फिर उसको लेकर के आइए। यह रास्ता अगर आप अख्तियार करते हैं तो संभव है कि आप सक्सेसफुली इसको लागू कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये इसी आधार पर ये रिकमेंडेशन आप दे सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी डिस्प्यूटेड मुद्दा को जब लाना होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी इसी प्रकार का सलाह देती है। पीछे के जितने डिस्प्यूटेड मुद्दे जो सॉल्व हुए हैं तो आप देखेंगे कि वो इन्हीं आधारों पर सॉल्व हुए हैं कि उसके मानने वाले लोगों का एक ग्रुप बनाया गया है, जो कि हर रिलीजन के लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। उनके रिकमेंडेशंस के बाद ही कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। कोर्ट अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल देता है, क्योंकि कोर्ट को भी समाज की समरसता का ध्यान रखना जरूरी है। तो ये है तो सही चीज, तभी संविधान में है, लेकिन इसको उसी रूप में लागू किया जाना चाहिए जिस रूप में संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। इसका स्वरूप प्रभावित नहीं होना चाहिए, मतलब इंटेंशन एकदम प्योर होना चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही इंपावर कर रहे हैं, ना कि किसी वर्ग विशेष को इंपावर कर रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इस तरह के डिबेटेबल क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाए तो बहुत ही सतर्कता के साथ अपनी बात को रखना होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका कॉपी कौन चेक कर रहा है, किस आइडियोलॉजी का आदमी चेक कर रहा है। इसलिए यदि आप एक पक्ष में बह गए कि लागू कर देना चाहिए तो भी दिक्कत हो जाएगी, और यदि आप एक पक्ष में कि लागू नहीं होना चाहिए तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको संविधान, सुप्रीम कोर्ट और आपका एक तर्क, जिससे लगे कि आप एक ठीक तरीके से सोच रहे हैं, और अपने तर्क को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट, अपने तर्क को मजबूत करने के लिए संविधान की बात, ये दोनों बातें करके आपको ये प्रूव करना है कि ये ठीक चीज है जी, इसको हम लागू करना चाहिए। लेकिन हां, लागू करने का इंटेंशन प्योर होना चाहिए। लागू करने का इंटेंशन, रिफॉर्म का इंटेंशन हमेशा प्योर होना चाहिए कि हम सही चीज करने वाले हैं। रिफॉर्म का इंटेंशन किसी भी स्थिति में देश के किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने भेदभाव कर दिया या कहीं से भी वो चीज निकल गई तो फिर आप इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे। और सबसे बड़ा चुनौती जो होगा, आपको एक अलग तरह से प्रश्न ये बनेगा कि भारत तो अपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाना जाता है, विविधता के लिए जाना जाता है। तो ठीक है, आप कल्चरल इंटरमीन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ स्तर पे तो आपको उस विविधता को खत्म करना ही पड़ेगा। कुछ कुछ स्तर पे आपकी डाइवर्सिफिकेशन खत्म होगी। तो क्या इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप अपनी विविधता का जो एक फीचर है, क्या उसको आप खत्म करने को तैयार हैं? यह सवाल सामने आएगा। तो आपको बहुत सतर्कता से यह बात कहना होगा कि सर, ये ठीक है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत हमारी इन चीजों पर प्रभाव पड़े, लेकिन जब उद्देश्य बड़ा होता है, जब उद्देश्य महान होता है, तो थोड़ा बहुत त्याग तो सबको करना पड़ता है। तो अगर देश को इसकी आवश्यकता है, समाज को इसकी आवश्यकता है, तो इसलिए समाज का हर वर्ग थोड़ा थोड़ा बस त्याग कर दे, थोड़ा थोड़ा बस सेक्रीफाइस कर दे, तो आसानी से इसको लागू कर देंगे। इसका इंटेंशन ये नहीं है कि हम डाइवर्सिफिकेशन खत्म कर दे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कहीं हो रहा है ना, तो उसको सारे समाज के वर्ग के लोग जो है वो इसको सहजता से स्वीकार करें, क्योंकि ये आर्टिकल 44 में लागू है। तो जब डीपीएसपी का हर चीज आपको मिल रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है कि डीपीएसपी ने, सरकार ने ये हमें दे दिया, सरकार ने ये दे दिया, तो उसी में ये 44 है। अब वो भी तो कहता है कि समय के साथ इसको लागू कीजिए, तो समय के साथ सब कुछ लागू हो गया लगभग लगभग, लेकिन 44 आज तक लागू नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आप जिस संविधान की दुहाई देते हैं, आप कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, तो ये संविधान वालों ने कहा है। और संविधान में एक आदमी नहीं था, संविधान में हर जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोग थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का संविधान वोटिंग प्रोसेस से नहीं बना था जी, कि किसी ने एगो बात कह दी और उस पर दूसरे लोगों ने हाथ उठा दिया तो उनकी बात मान ली गई। ऐसा नहीं बना था भारत का संविधान। एक आदमी को भी किसी बात पर यदि आपत्ति हो गई तो भारत की संविधान सभा उसकी बात सुनती थी, उसका पक्ष सुनती थी, उसका तर्क सुनती थी, उसके बाद अपना तर्क रखती थी। संविधान सभा को उस एक आदमी का तर्क भी
अपने तर्क से ज्यादा अच्छा लगता था तो उसके बात को संविधान सभा जो है सो वो स्वीकार भी कर लेती थी। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत की संविधान सभा सहमति और समायोजन का परिणाम है, ना कि बहुमत का परिणाम। मेजोरिटी से नहीं बना है भारत का संविधान, सहमति और समायोजन से बना है। तो सहमति और समायोजन जो है इसके आधार पर बना है। तो इसलिए हर जाति धर्म के लोग थे उस समय, यहां पर इंटेलेक्चुअल लोग थे, और वो इंटेलेक्चुअल लोग जो है यहां पर इस चीज को कर रहे थे। ठीक है, इसलिए इस व्यवस्था की मंशा पर कोई शक नहीं होना चाहिए। इस व्यवस्था को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हां, बस लागू करते वक्त सरकार इस बात का ध्यान रखे कि किसी को भी ऐसा ना लगे देश में कि हमारे साथ कोई भेदभाव हुआ है। यह किसी को फील नहीं होना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेवारी देश की जनता के प्रति है, और देश की जनता को एक थोड़ा भी अनुभव नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया। इसके लिए सरकार को चाहिए कि हर लोगों से बात करे, विमर्श करे। अब विमर्श करके ही ये काम करे। ये काम आनन फानन में करने वाला काम नहीं है। एकाग्रता के साथ टाइम दे करके रिसर्च करके आप इसको करेंगे, तभी जाके आप सक्सेसफुली इसमें आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा इसमें बहुत दिक्कत होगी। और इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार कहते हैं ना कि हम लागू कर देंगे, अभी तक नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक मॉड्यूल बनाना जिसमें कि हर धर्म के लोगों की बातें हो, है ना, और उसका एक आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट हो। ये बहुत टफ काम है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है ना। तो इसके लिए आपको एक अच्छा रिसर्चर टीम रखना पड़ेगा, हर वर्ग के लोग को रखना पड़ेगा, जो लोग अपने सुझाव देंगे और उनके सुझाव को ईमानदारी से आपको शामिल करना होगा, तभी जाकर के आप इसको कर सकते हैं। अन्यथा ये जिस तरह से पेंडिंग पड़ा हुआ है वैसे ही पेंडिंग पड़ा रह जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए इसको यहां पे आपको ध्यान रखना है। हाँ हाँ, देखिए अभी क्या है कि अभी क्या है कि सरकार ने कोई मॉड्यूल दिया नहीं है। सरकार ने कोई मॉड्यूल दिया नहीं है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन हम लोग जो ये बात कर रहे हैं कि एक टीम बनना चाहिए, इस पे सरकार काम कर रही है। सरकार ने एक टीम बनाया भी है ना, जिसमें हर रिलीजन के लोगों को शामिल किया गया है। ठीक है, और उनसे कहा गया है कि आप स्टडी करिए और आप स्टडी करके हमको रिपोर्ट करिए। ठीक है, तो अभी कोई भी मॉड्यूल सामने आया नहीं है कि कौन सी चीजें होंगी और कौन सी चीजें नहीं होंगी, लेकिन इतना है कि सरकार ने कहा है कि हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को, है ना। उनका स्पेशल आया है, ये पूरे भारत की बात करता है ना। ऐसे तो अगर बात करें तो गोवा का मॉड्यूल तो बहुत पहले से चल रहा है ना। तो उनका चल रहा है ना, इंडियंस भी रह ही रहे हैं, है ना। गोवा का अपना सेपरेट चल रहा है, ये पूरे इंडिया के लिए है। सेपरेट स्टेट के लिए बनाना हो तो एकदम आसान हो जाएगा, सब लोग अपने अपने हिसाब से बना लेंगे। लेकिन आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है जो पूरे इंडिया में लागू होगा, पूरे भारत में लागू होगा एक स्तर पे। जैसे क्रिमिनल कोड लागू है आपके पूरे भारत में एक स्तर पे, वैसे सिविल कोड लागू होगा एक स्तर पे। तो तमाम तरह के चैलेंजेस देखने को इसमें मिल सकते हैं। उत्तराखंड बना तो लिया, लागू का नहीं कर रहा है, डिबेट चल रहा, अभी नहीं लागू हुआ है ना। हाँ हाँ, नहीं लागू हुआ है अभी वो, हाँ, उस रिपील हो गया है ना। तो इसलिए अभी उस पर विवाद चल रहा है। लिखने ना दीजिए, आई हैव नो एनी आइडियाज अबाउट दिस ना, बिकॉज हम लोग उस पर काम नहीं करते हैं, उतना टाइम नहीं है। हाँ, पेपर में लिखा हुआ था, आया था, खूब चर्चा हुआ था। ठीक है, लेकिन वर्तमान का स्थिति क्या है थोड़ा पता कर लीजिए, है ना, कि उसको रिपील कर लिया गया है और अभी उसको एग्जीक्यूटेड नहीं माना जा रहा है ना। तो इसलिए अभी ये लागू नहीं है। ठीक है, और अब जो है, हाँ, कहिए कि तनी और पढ़े पढ़ता हो, है ना। ठीक है, तो हाँ सर, अब तुम कोना के गाना में कौन सा कैसेट डाल दिया,
अभी उत्तराखंड में घूम रहे थे, बोला तो इनमें तुम दूसरे कैसेट लगा दिया जी, है रोमांटिक गाना चल रहा उसमें सैड सॉन्ग लगा दिया है? नहीं, गलत तर्क है ये थोड़े अगर कोई कहता है तो ठीक, ये बात थोड़ी है, थोड़ा ना किसी का जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए होगा, गलत बात है ये। मैंने तो नहीं सुना है, मैंने नहीं सुना है, मैं अगर सुनूंगा तो मैं कहूंगा कि मत कहिए ये बात, है ना। ये मैंने नहीं सुना कि कोई आकर के मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, है ना, जिन्होंने कभी इस तरह की बातें नहीं की है, कभी इस तरह की बातें नहीं कही है, बहुत लॉजिकल बात करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं, अब कुछ लोग कहते हैं, तो कुछ लोग हर जगह हैं थोड़े बहुत, है ना, खाया पिया चाय पर चर्चा किया वाले, तो चाय पर चर्चा करने वाले के लॉजिक्स का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लॉजिकल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस तरह की बात नहीं करेंगे, है ना, वो नहीं कहेंगे कि इससे पॉपुलेशन कंट्रोल होगा या कुछ भी, कुछ इस तरह का कोई बात नहीं है। और हर लोग पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अब तैयार ही है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है कि कहां से आप अपने, अगर मान लीजिए 15-20 हो गए तो कहां से खिलाइएगा पिलाइएगा भाई, दिक्कत है ना। बढ़िया माने एजुकेशन देना कितना चैलेंजिंग हो गया है जी, बढ़िया स्कूल में पढ़ाना बच्चों को कितना चैलेंजिंग हो गया। तो 2 गो रहेगा तो आराम से बढ़ा लीजिएगा बढ़िया स्कूल कॉलेज में, कि नहीं, हो गया 15 गो, तो मालूम चला कि 2 गो ठीक होगा, 10 गो में से 2 गो चोर होगा, है कि नहीं, क्योंकि पढ़ नहीं पाएगा तो क्या होगा, चोर ना होगा। 2 गो इन्होंने पॉकेट वॉकेट मारेगा, कुछ कुछ करेगा अपना, क्योंकि उसको सही एजुकेशन ही नहीं मिला। तो सही एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है। हम कोई भी परिवार तभी दे पाएगा जब उसके पास सीमित हो, है ना। अब मान लीजिए फैमिली ट्रिप पर जाने का मन कर रहा है, और 2 आदमी हस्बैंड वाइफ, 2 गो उसका बच्चा है, आराम से गाड़ी बुक करेगा, कहीं चल जाएगा। अब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ 17 को बच्चा, पगला के बस से बुक करे पड़ता नहीं, वो बस रहेगा जी, चलो भाई अकाउंटिंग करने पड़ेगा, कौन कौन है जी, बस में जब चढ़ेगा तब काउंटर है 17 को चढ़ा कि नहीं चढ़ा, है ना। तो 17 को वाला कहियो अच्छा प्लानिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और 2 को वाला आज मूड बन गया, पैसा तुरंत कहेगा चलो भाई फ्लाइट का टिकट करा देते हैं, थोड़ा चल जाएगा। 17 आदमी का फ्लाइट का टिकट करने में जाके घूम के आने वाला सब पैसा फ्लाइटों में लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। तो परिवार छोटा होगा, इसका फायदा सब लोग को है। जिनका भी परिवार छोटा होगा उनका पैसा, उनका रिसोर्स बचेगा, उनका पैसा बचेगा, और जो सेविंग्स बचेगा वो आप अपनी फैमिली के लिविंगहुड पे खर्चा कर सकते हैं ना, उनके जीवनचर्या पर खर्चा कर सकते हैं। तो ये तो अब बात सब लोग को समझ में आनी चाहिए धीरे धीरे, है ना। कहां ज्यादा है, आप ज्यादा हो गए हैं, अब वो कम हो गया, भारत उसको पीछे छोड़ दिया, हम लोग इस मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिए हैं। कौन कहता है कि डेवलप्ड है, डेवलप नहीं है, डेवलपिंग नेचर में वो भी है, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आता है, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में चाइना नहीं आता है, ठीक है, विकासशील वो भी है। हाँ, हमारे तुलना में थोड़ा इकोनॉमी उसकी स्ट्रांग है ना, हमारे तुलना में उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। तो अगर इस आधार पर बात करेंगे तो हम लोग भी विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम लोग विकसित राष्ट्र में कहां आते हैं, विकसित राष्ट्र नहीं आते हैं। ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें तो फर्स्ट में अमेरिका है, सेकंड में चाइना में, थर्ड में हम लोग हैं। तो 19 ट्रिलियन डॉलर के साथ अमेरिका की इकोनॉमी नंबर 1 पे आती है, 9 ट्रिलियन डॉलर के साथ चाइना की 2 पे आती है, और 3 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत जो है सो 3 पे आता है। तो अब इस आधार पे देखें तो क्या भारत, इंग्लैंड, फ्रांस इस सबसे बहुत आगे है, लेकिन लिविंगहुड में फ्रांस बहुत हम लोग से ये है ना। उनके यहां मतलब किसी भी तरह से हम लोग के यहां जो चीज को सेव होप करके रखा जाता है उसके यहां सब कूड़ा निकाल के फेंक देता है, बढ़िया बढ़िया, है ना। तो हम तो अभी तक नहीं गए हैं, देखिए कब चांस मिलता है। को दोस्त है मेरा, वो पढ़ता है, रिसर्च कर रहा है, तो वो आता है तो वो कहता था कि वहां तो एक तो पानी पीने के लिए जल्दी नहीं मिलेगा, पानी के बदले पगला सब वो सब लेके घूमता है जी, वो रेड वाटर, है ना, वो आपको सुविधा से मिल जाएगा, पानी थोड़ा खोजना पड़ेगा, रेड वाटर आपको खोजना नहीं है, रेड वाटर आसानी से मिल जाता है। वही पर अगर कुछ खा रहा है ना तो उसी को पी रहा है, वो सिस्टम है। और आप मतलब जो भी सामान सब है ना, अगर आप किसी ने अपना टीवी चेंज किया, नया टीवी लगा लिया, तो तुरंत उसको निकाल करके वो रोड पे छोड़ देगा। किसी नया सोफा लाया तो निकाल के रोड पे छोड़ देगा, कोई नीडी है तो उठा के ले जाएगा, नहीं तो वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई उसको उठाने वाला नहीं है। ये स्थिति है वहां पे। यहां तो पर्स गिर जाए तो उठा लेगा, कौन हो नहीं उठा लेगा कि चलो बढ़िया मिल गया जी, है कि नहीं। तो ये क्या दिखलाता है, ये दिखलाता है कि आपका लिविंगहुड की किस स्थिति में है, और उनका लिविंगहुड तो वो डेवलप्ड लोग हैं, है ना, वो विकसित राष्ट्र हैं। उनके लिए विकसित होना इसलिए भी आसान था क्योंकि उनकी जनसंख्या छोटी है, कम है। हमारा जनसंख्या इतना ज्यादा है कि हम लोग को विकसित होने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा,
है ना, क्योंकि आप लगातार डिमांड आपका बढ़ता जाएगा और वो लोग के यहाँ डिमांड क्या है, कम है ना। तो इसलिए, और वहां पर देखिएगा कि डेवलप्ड नेशन में भी एक प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इकोनॉमी में बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, है ना। तो एक जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डेवलप्ड नेशन में पाया जाता है, जिसको कहते हैं सैचुरेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, संतृप्त बेरोजगारी। अब जैसे अब क्या है कि वहां सब लोग मतलब अच्छे खासे स्थिति में है, तो उनके पास उन्होंने सोफा खरीद लिया, उन्होंने गाड़ी खरीद ली, उन्होंने टीवी खरीद लिया, अब उनको उसकी आवश्यकता नहीं है। तो अब हर दिन कोई थोड़ा ना खरीदेगा, लेकिन कंपनी तो लगातार प्रोडक्शन तैयार कर रही है, लेकिन मार्केट क्या हो गया, संतृप्त हो गया, मार्केट सैचुरेटेड हो गया, मार्केट में डिमांड ही नहीं है। सारे के घर में टीवी है ना, सारे के घर में 4 व्हीलर है, सारे के घर में सोफा है, कौन लेने जाएगा खरीदने। तो अब मार्केट में क्या होगा, डिमांड कम जाएगा। अब जब मार्केट में डिमांड कम जाता है तो कंपनी अपना प्रोडक्शन कम कर देती है। अब कंपनी प्रोडक्शन कम कर देगी तो लेबर्स क्यों रखेगी, लेबर्स कहती है भाई तुम्हारी छुट्टी हो गई, अब तुम जाओ, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन ही कम हो रहा है। अब लेबर्स को निकाल दिया जाता है। अब लेबर्स निकल गए, अब क्या हो गया उनको, अब बेरोजगार हो गए। तो इसीलिए आप देखेंगे कि डेवलप्ड नेशन जो होते हैं, विकसित राष्ट्र, वो बाहर के मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर, बाहर का मार्केट तलाशते हैं। जैसे सारा डेवलप्ड नेशन भारत के साथ अपना संबंध ठीक क्यों करना चाहता है आज के डेट में, इसका रीजन यह है कि भारत का मार्केट डिमांडिंग मार्केट है, क्योंकि भारत में लोग के पास बहुत सारी चीज नहीं है, तो सब लोग को शॉपिंग करना है, खरीदारी करना है। तो वर्ल्ड की सारी मार्केट ये समझते हैं कि भारत एक ऐसा बाजार है जिस बाजार में हमारा वस्तु बिक सकता है, इसलिए भारत से संबंध ठीक करो, अपना वस्तु ले जाकर के भारत में बेचो। तो सब अपने यहां प्रोडक्ट तैयार करता है, ले आकर के हम लोग के यहां बेच देता है। देखिए बहुत सारे हम लोग के यहां सब करते हैं, फॉरेन का मटेरियल है, अरे पगला उसको लाभ पहुंच रहा है, इकोनॉमी ठीक से नहीं जानते हो इसलिए उसको लाभ पहुंचा रहे हो, तो उसके यहां बिक नहीं रहा है, उसके यहां मार्केट सैचुरेटेड हो गया है। तुम्हारा मार्केट डिमांडिंग मार्केट है, तुम भारत की वस्तु नहीं खरीद रहे हो, तुम उसका वस्तु खरीद रहे हो, मतलब कि तुम्हारे पैसा पे वो अमीर बन रहा है, वो विकसित बन रहा है, और तुम्हारी स्थिति गरीबों वाली है। पैसा तुम ही खर्चा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा पैसा दूसरी जगह जा रहा है ना। तो ये इसलिए वो लोग चाहते हैं कि मार्केट मिले जहां पर डिमांड हो। अब मार्केट अफ्रीका में भी है, अफ्रीका का भी मार्केट भी डिमांडिंग है, वहां भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भारत भी गया वहां पर, चाइना भी गया, बाकी लोग भी गए हैं। लेकिन अफ्रीका और भारत में अंतर क्या है, अफ्रीका के मार्केट में डिमांड है लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है, परचेजिंग प्रॉपर्टी ठीक नहीं है। अब भारत के साथ अच्छी बात क्या है कि यहां डिमांड है, पैसा भी है, यहां लोग खरीदारी करते हैं, यहां लोग शॉपिंग करते हैं। धनतेरस आए तो देखिए रिकॉर्ड तोड़ होता है शॉपिंग, है ना। लगता है बिहार में गरीबी है भैया। जिस दिन धनतेरस होता है ना, बिहार पूरे भारत में रिकॉर्ड बना देता है, पटना केवल रिकॉर्ड बना, इतनी शॉपिंग पटना के अंदर में होती है ना। तो हालांकि यह भी दिखलाता है कि रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो गया है, कुछ लोग के हाथ में सेंट्रलाइज्ड हो गया है, सब लोग के पास डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, यानी सब लोग को उतना नहीं है कि भाई सब लोग ये कर ले। सब लोग कारी नहीं खरीदेंगे, कितना आदमी बेचारा मिट्टी का दिए खरीद के खुश हो जाता है, मोर का पंख खरीद के खुश हो जाता है, और कितना आदमी जाकर के डायमंड खरीद लेता है, कितना आदमी जाकर के कार खरीद लेता है ना। तो मिट्टी का दिया खरीदने वाले भी लोग हैं, है ना, और डायमंड रिंग खरीदने वाले भी लोग हैं, दोनों तरह के लोग हैं। लेकिन डायमंड रिंग खरीदने वाले कम हैं, मिट्टी का दीपक खरीदने वाले ज्यादा हैं। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वेलफेयर स्टेट तभी बनेगा जब सभी लोगों के पास इतना ये हो जाए कि सब लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ करके अपने जीवनचर्या को और ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करें। तो इसको लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लागू होना चाहिए, लेकिन इसके उद्देश्य ठीक होने चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी में कोई दिक्कत की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे आइए, आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45। टाइम हो गया, जाना है कहीं? है जाना है कहीं जी? है घर जाना है? एक मूवी था परमाणु, देखे हैं? परमाणु जॉन अब्राहम की मूवी आई थी, उससे भी सर्विस का तैयारी कराता है ना। तो वो जो पढ़ाने लगता है ना, टाइम हुआ नहीं देखता है, तो पिछुआ विद्यार्थी सब कहता है सर छुट्टी कब हो? तो अब जिसे घूमता है तो कौन नहीं बोलता है कि छुट्टी कब हो? तो उससे परेशान रहती है उसकी बीवी बहुत ज्यादा। जॉन अब्राहम जो एक्टर है उसका, वो बार बार मैसेज मिस कॉल मारती रहती है, अरे छोड़ दो भाई, छुट्टी कर दो, है ना।
तब पहले बात, मेरे साथ तो ऐसा कोई समस्या नहीं है, कोरोना मरता हूं, कौन अगर मार दिया तो ब्लॉक में जाएगा, है ना, तो वो कोई समस्या नहीं है, पहली बात। और दूसरा चीज, उसमें वो एक डायलॉग बोलता, बड़ा अच्छा बात बोला उसने, सिविल को ही पढ़ाता है, वो कहता है कि सिविल सर्विस की तैयारी टाइम देख के नहीं, सिलेबस देख के होती है ना। ये तो लिमिट सब बना 1.5 घंटा तो फिर ये आपकी दिक्कत है ना, अगर आप टाइम देख करके पढ़ाई करते हैं तो फिर ये आपकी दिक्कत है, ये आपकी कमी है। कहां से आते हैं नहीं नहीं, ठीक है, समस्याएं हो सकती हैं, है ना, समस्याएं हो सकती है, ठीक है, कि किसी कोई दूर से आ सकता है ना। लेकिन अब हमारी भी समस्या है कि अब पहला क्लास आप लोग का छुट्टे छुट्टे 4:45 हो जाता है, 1 घंटा में हम कोची तीर मार देंगे, समझते हैं? 1 घंटा में, ये भी हमारी मजबूरी है। अब 2 आर्टिकल पढ़ा के निकल जाता, हमारा लगे कोची पढ़ा है, तो जानबूझ के अगर आप 4:30 में आपकी छुट्टी हो जाए, 6 बजे का टाइम आपका छुट्टी होता है, 4:45 बजे, उस समय बोलना नहीं जाता है? अब हम 4:45 में आए, तब तक 2 घुसते घुसते 5 बजा देता है। हम तो टाइम पे हैं, अभी टाइम से कम है, 1.5 घंटा का शेड्यूल है। वेयर इज योर मैथमेटिक्स? तो हाँ, ठीक है ना। और ये ध्यान रखिए कि और बिल्कुल, और ये ध्यान रखिए कि आप सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, और अब तो मैं थोड़ा देख लेता हूं अभी, है ना, कुछ बाजारिक समस्या जिसको कह सकते हैं आप। नहीं तो पहले के विद्यार्थियों से पूछिए, जो लोग पहले हम टाइम हम नहीं है, कुछ नहीं, क्लास स्टार्ट अपना चल रहा है ना, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं, टाइम दे करके। हालांकि हमारा जो मैटर सब बनता है वो टाइम के अकॉर्डिंग बनता है, तो अगर ज्यादा टाइम हम खींच दिए तो लॉस मेरा ही है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। लेकिन अगर इंटरनल जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन के हिसाब देखे तो अच्छा लगता है कि अपना काम ठीक किया, है ना। अब आपको लगता है हमारा लेट हो रहा, अरे तो डीएसपी बनकर जाइएगा तो अनलिमिटेड टाइम लगेगा, छुट्टी लगेगा, ड्यूटी, कोई टाइम वाइम नहीं। फेस्टिवल में सब लोग अपना घर छुट्टी मनाएगा, आपको रहना पड़ेगा ड्यूटी में तैनात, तब नहीं कर सकते कि घर जब मम्मी के याद आ रहा हो, तो सरकार का ये काम ना करो, मम्मी को बुला लो, मम्मी के पास जाने का छुट्टी नहीं। देखेंगे ना, पटना गांधी मैदान में घटना घटी थी जी, है ना, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, तो क्या हुआ था, लंका दहन में अफरा तफरी हुई थी और बहुत सारे लोग मर गए थे। उस दिन पटना के कलेक्टर साहब के बेटे का बर्थडे था, और कलेक्टर साहब चल गए, उसी बगल में ही है मौर्या होटल, तो कलेक्टर साहब चले, कलेक्टर साहब गए तो एसएसपी मनु महाराज, चलिए इतनी घुमाते हैं, बटवा का बर्थडे है, केक काट लेंगे। अब सारा बड़का बड़का अधिकारी कलेक्टर साहब के बर्थडे में मौर्या होटल में। अब पटना का गांधी मैदान छूट गया, किसके आधार पर? सिपाही जी लोग, देखते रहना जी, हम लोग आते हैं, सब चल गए, आज जाकर के उन्हें केक काट रहे, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो लेने मैटर हो गया, अब इन्हें कांड हो गया। अब कांड हो गया तो बहुत सारा आदमी सब मर गया था उसमें, तो सबसे पहले गाज गिरी पटना के डीएम पर और पटना के एसएसपी पर। मन्नू महाराज जी से एसएसपी थे जी, ट्रांसफर हो गया कि जाइए यहां से, आपकी असफलता है। समझ रहे हैं कि आपका कोई पर्सनल लाइफ नहीं। बच्चा का बर्थडे है तो कह दीजिए माता जी अगर कुशल गृहिणी है तो अपना बना लेंगी बर्थडे, आपको फुर्सत रहे तब जाके मनाइए। ड्यूटी लगा है तो आपको ड्यूटी में रहना है, क्योंकि यदि आपके ड्यूटी आवर में, आपके नहीं होने से यदि कोई घटना दुर्घटना घट जाती है तो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको होगा, और प्रशासन और सरकार जो है सो आपके ऊपर में भंडा फोड़ देगी और आप ही को ट्रांसफर का तमगा दे देगी, आप ही को इंक्वायरी बिठा देगी, ताकि जनता खुश हो पाए, है ना, जनता खुश हो पाए। तो इसलिए यहां पर स्थिति को आपको ध्यान रखना है और इसको समझना है, ठीक है। और क्या कि उसमें स्थिति दूसरा रहेगा, है हमारे कान और आंख दोनों बहुत तेज है ना, इसने कि कनवा में बतिया लेंगे ना तो नहीं सुनेंगे। हम पहले ये कहते हैं, जीवन में श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ तक का यात्रा तय करना है, सुनना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंख का लिमिटेशन हो सकता है, कान का लिमिटेशन नहीं है ना। जिसका कान अगर खराब हो गया, वो समझिए कि उसको उसका धोखा हो जाएगा, है कि नहीं, बगल में मैटर कर देगा सब, है कि नहीं।
उस समय का जो पावर मिलता है ना, ये अगर कंसेप्ट बना है तो इसको निकाल दीजिएगा माथा में से, कि जब बनेंगे तब वैसा वाला एटीट्यूड नहीं आएगा ना तो जीवन में कहीं नहीं बनिएगा। एटीट्यूड पहले वो सलाना पड़ेगा। डेडिकेशन है तो आपके सब बहुत सा लोग तैयारी कर रहा है, आप ही क्यों? आप थोड़ा ना सकल सूरत थोड़ा ना ले लेगा जी। आपका डेडिकेशन, बाकियों की अपेक्षा आप कितना समर्पित है अपने लक्ष्य को लेकर के, है ना। और आपका राजगीर में जब आप जाएंगे, चाहे आप लवासना जाएंगे, तो वहां तो बस आपकी सर्विस की ट्रेनिंग होगी। आपके डेडिकेशन का ट्रेनिंग यहीं पर चल रहा है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर के कितना समर्पित हैं, प्रायोरिटी किस चीज को आप दे रहे हैं, ये ट्रेनिंग आपकी यहीं चल रही है। आप मैंने इतना सारा सिलेबस 6 महीना में 8 महीना में कैसे कवर करेंगे, ये भी आपकी ट्रेनिंग है कि व्यक्तिगत तौर पे आप कैसे करेंगे। आप जब अपना सिलेबस 6 महीना में कवर नहीं कर पाएंगे तो बिहार का गरीबी दूर कर दीजिएगा। पहले अपना दूर करिए ना, आप स्वयं को कमांड कीजिए। और यही ट्रेनिंग, ये आपका जो स्टडी पीरियड होता है, इसमें यही आपको वो पंचुअल बनाता है, यही आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, यही आपको आपका डेडिकेशन चेक करता है। और ये सारी चीजें जब आपकी डेवलप हो जाती है तो फिर आपको सिलेक्ट होने में कोई नहीं रोकता है। और मैंने पहले ही दिन आपको कहा था कि इसी को कहते हैं OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। ये पहले अपने अंदर में डेवलप करना पड़ेगा, बहानाबाजी खत्म करना पड़ेगा। इसके वजह से ये, इसके वजह से, इसके वजह से ये नहीं, कोई भी चीज आपके वजह से और आपका डेडिकेशन के वजह से, है ना। और ये जिस दिन डेवलप हो जाएगा ऑफिसर लाइक क्वालिटी, उस दिन पास होने में भी कोई दिक्कत, क्योंकि वो चीज आपके सोच में आ जाएगा। और जब सोच में आ जाएगा तो आपको उसको करने में कहीं दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन लिख लेंगे सभी लोग, क्योंकि इस पर बहुत सारी बातें हुई हैं। ठीक है, हाँ? एक क्वेश्चन लिख लीजिए 45 में। नहीं नहीं, तो वो सब देख लेंगे, है ना, देख लीजिएगा और थोड़ा। ठीक है कि नहीं, इसका क्या कहना है कि फर्स्ट क्लास चूंकि थोड़ा लंबा खिंच जाता है, इसके वजह से ये क्लास भी लंबा खिंच जाता है ना। अब हाँ, तो अच्छा, तो तुम उन्हीं के टाइम में देखता है काजी। हाँ, मैंने अलर्ट कर दे थोड़ा पहले आ जाता। हाँ, पहले आ जाएंगे तो अलर्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, पहले आ जाएंगे तो थोड़ा अलर्ट हो। लेकिन देखिए, अभी आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, इतना होता है सिविल सर्विस के क्लास में, इतना चलता है। ये देखिए, ये आप बात दुगो आपको दिमाग में बैठाइए, अधिकारी बनना है। आप यहाँ ईटा धरने नहीं आ रहे हैं कि ईटा फेंक रहे हैं 5 बज गए आप जा रहे घर, है ना, ऐसा। और जो ऐसा विद्यार्थी है ना, ऐसा विद्यार्थी हम पसंद नहीं करते। आई हेट दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, जो पढ़ाई में टाइम देखता हो। आप हर चीज में टाइम देखिए, अपने मनोरंजन में टाइम देखिए, अपने घूमने में टाइम देखिए, लेकिन अगर कहीं पढ़ाई चल रहा है वहां पे अगर आप टाइम देख रहे हैं, इसका मतलब कि वो आपके प्रायोरिटीज में नहीं आता है ना। ये इट्स नॉट योर प्रायोरिटीज। हाँ, नहीं, संतुलन बने। लेकिन देखिए, ये अगर आप मान लीजिए कि थोड़ा एक्स्ट्रा चल रहा है तो इसमें आपका हानि है। यह है ना कि आप थोड़ा लेट पहुंचिएगा। अरे घरे बोल के ना आ रहे हैं कि नहीं, सुनिए, पहले किसी को भी घरे बोल के ना है कि पढ़ने गए हैं। माता पिता को इतना तो विश्वास है कि आप पढ़ने गए हैं, है ना, तो पढ़ने गए, वहां पर लेट हुआ है, माता पिता नहीं बोलेंगे। कोई माता पिता आपके पढ़ाई में अगर विलंब हो रहा है, क्लास देरी तक चल रहा है, कोई माता पिता नहीं बोलेगा। समझदार होगा तो बोलेगा कब? आने जाने में अगर लेट करिएगा ना, तब पूछेगा कहां टाइम बिताया बताओ, है ना, कहां पे रह गया बताओ, क्या कर रहा था बताओ। लेकिन अगर कह दीजिए कि आज सर पिताजी आज क्लास लंबा चल गया था, माँ आज क्लास लंबा चल गया था, भैया आज क्लास लंबा चल गया था, दीदी आज क्लास लंबा चल गया था, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अब जाना है कोई और मैटर है, तो माता पिता बुझते ना है। अब माता पिता घुमा दीजिएगा, वो बुझते हैं कि मैटर हुआ क्या है, वो दिक्कत कर देंगे वो, है ना। आप माता पिता को विश्वास में लीजिए कि, है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और आपको अपना इसमें प्रायोरिटीज जो है इसको निश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज पॉइंट टू बी नोटेड, और ध्यान रखिएगा कि मैं मस्ती मजाक जरूर करता हूं ताकि क्लास एंटरटेनमेंट फुल बना रहे, लेकिन मैं डिसिप्लिन के साथ समझौता बिल्कुल नहीं करता।
आई विल नेवर टॉलरेट दिस, तुरंत बाहर कर देंगे। अब बहुत लोग को बाहर किए हैं, है ना, आई विल नेवर टॉलरेट दिस। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे करेंगे तो ठीक है। और मैं बस इसी इंटेंशन के साथ क्लास में मजाक मस्ती करता हूं ताकि क्लास कंफर्टेबल रहे। नहीं तो शुद्ध भाषा, शुद्ध शैली इतना बेहतरीन तरीके से मुझे आता है कि मैं उसका भी प्रयोग कर सकता हूं। जब मैं बोलता हूं तो आप सुनते ही होंगे, आपको लगता ही होगा। तो इसलिए इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखेंगे कि समान नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं? समान नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म सिविल कोड? टिप्पणी करें, है ना, कमेंट, टिप्पणी करें। नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या समझते हैं, और इस पे आपको कमेंट करना है, ठीक है। हैं? ये आप 90 वर्ड्स में लिख लीजिए कम से कम, ठीक है। हाँ, एक से 1.5 पेज, मतलब 90 वर्ड से ज्यादा नहीं करिएगा। इसमें बस खाली आपको बताना है कि क्या है और इसका